in association with Kuku FM. नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो, जिसका नाम है नेता नगरी। इसमें हम हफ्ते भर की सियासत के बारे में बात करते हैं। बातचीत में मेरे साथ होते हैं मेरे नौजवान सहयोगी निखिल, जो लगातार आप तक लल्लन टॉप शो भी पहुंचा रहे हैं, देश के तमाम जरूरी मुद्दों पर जरूरी दखल देते हुए। आज के नेता नगरी में हम 3 विषयों पर बात करेंगे। महंगाई कैसे बढ़ रही है, ये चुनावी मुद्दा है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो किस स्वरूप में है। इसके अलावा पंजाब की सियासत, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर जो मुख्यमंत्री हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब के कांग्रेस के मुखिया हैं, प्रधान हैं, उनके बीच का झगड़ा थम नहीं रहा है। और तीसरा विषय होगा उत्तर प्रदेश में मुझे अपनी जमीनी हकीकत की रिपोर्टिंग में, अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में क्या नजर आ रहा है, उसको लेकर निखिल के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी के इस पहले सत्र में हम बात करेंगे महंगाई की। वैसे करने को बातें बहुत हैं, रोजगार का भी जिक्र हो सकता है। इन दिनों यूपी के गांव-गांव भटक रहा हूं तो तमाम मुद्दे और भी नजर आ रहे हैं। पर महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो मध्य वर्ग को और गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कई सूचकांक हैं इसको देखने समझने के। एक सीधा सा है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब का रेट, तेल जो बिल्कुल आम आदमी के लिए बड़ी जरूरी चीज है, जो किचन में ऑयल इस्तेमाल होता है, उसका रेट, और तमाम दूसरी चीजें। अब सत्र तो चल नहीं रहा है, पर जब चलता भी है तो कितना ही चलता है, संवाद कितना ही होता है, बात कितनी ही होती है, जो होता है वो विवाद होता है। तो हमने सोचा कि कहीं और हो ना हो, नेता नगरी में जहां संवाद ही शिरोमणि है, जरूरी है, इस पर बात की जाए कि महंगाई की वजहें क्या है, विपक्ष की इस पे रणनीति क्या है, सरकार को घेरने की सरकार का क्या है, और जनता के बीच ये जो महंगाई मुद्दा है, ये डिसाइसिव मुद्दा क्यों नहीं है। क्योंकि अगर ये डिसाइसिव मुद्दा होता तो फिर सरकार की पेशानी पर बल पड़े होते, लेकिन उनको पता है कि वो जो अल्टीमेट मुद्दा है वो उन्होंने कुछ और बना दिए हैं, इसलिए उतनी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। इन सब विषयों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकारी सहयोगी, संपादकीय की सहयोगी, राजदीप सरदेसाई और राहुल श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एक बार फिर से नेता नगरी। नमस्कार सौरभ, निखिल। अरे राहुल जी, आज नमस्कार करने की नहीं हो रही क्या? नमस्कार नहीं, मैं राजदीप जी का हमेशा पीछे रहता हूँ एक कदम, तो इसलिए मैंने उनके नमस्कार का इंतजार किया। ये जो आप दोनों का देवरानी जेठानी वाला प्यार है ना, मैं मेरे दोस्त बम्बई में हूँ, है। मैं बम्बई में हूँ और आज से छुट्टी पे जा रहा हूँ 5-6 दिनों के लिए। मौसम बहुत सुहाना है, मैं बिल्कुल पश्चिम भारत का नागरिक बन गया हूँ एक बार फिर, वेस्ट इंडियन। सौरभ जी, ऐसा है कि आप हमें देवरानी जेठानी भले ही बोल रहे हैं, आप एक बार जो बोल चुके हैं वो ब्रह्म वाक्य है कि हम प्रेमचंद के हीरा मोती हैं। हम बैलगाड़ी खींच ही सकते हैं, हल खींच सकते हैं, थोड़े कभी कभी इधर उधर गर्दन घुमा दे भले ही। अरे वाह, बम्बई में अभी भी टांगा अभी भी बम्बई में चलता है मेरे दोस्त, टांगा अभी भी चलता है। चलिए, राजदीप जी बम्बई का बार बार जिक्र कर रहे हैं, शिवसेना और तमाम लोग आपसे नाराज होंगे, मुंबई बोलिए। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। ये शहर बॉम्बे, मुंबई, बम्बई, भाषा जो भी हो, शहर एक ही है। चलिए बढ़िया है। तो जिस मुंबई में आप बैठे हैं उसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आप अपने पेशे के सिलसिले में कई ऐसे कारोबारियों से मिलते होंगे जिनके इकोनॉमी को लेके ऑफ द रिकॉर्ड कुछ एक्सपीरियंस रहते होंगे, बयान रहते होंगे। और जो एक चीज मेरे जैसा आदमी जिसको ज्यादा इकोनॉमिक्स की समझ नहीं, वो भी समझता है कि सेंटिमेंट मजबूत होना बड़ा जरूरी है, और सिर्फ सेंसेक्स ही वो सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आपका क्या फीडबैक है? मुंबई में आप तमाम लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, एक बात मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ हूं कि सेंटिमेंट बुरा नहीं है, सेक्टर वाइज है। मुझे कहा गया है कि जो भी ग्रोथ हो रही है सेक्टर वाइज, तो अगर आप स्टील सेक्टर में हैं तो बहुत ही एक अपबीट मूड है। कहा जा रहा है कि इंडियंस को कई ऑर्डर्स मिल रही हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्टील बहुत ऑर्डर्स मिल रही है, और उनका कहना है थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर, अब और भी अच्छी चीजें हो सकती है। उनको लगता है कि वर्स्ट इज ओवर, जो सबसे बुरे दिन थे वो खत्म हुए हैं। तो एक पॉजिटिव स्पिरिट मुझे दिखाई दी है, मैं सरप्राइज हुआ।
लेकिन सेक्टर वाइज है। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खास करके रेस्टोरेंट बिजनेस, जो मुंबई में एक जमाने में कहा जाता था हर महीने में 3-4 नए रेस्टोरेंट्स आते हैं, वहां उनको बहुत धक्का बैठा है। कंपनियां कहीं ना कहीं अपने जॉब्स को रैशनलाइज कर रही है, यानी अर्बन जॉब्स लोग कम होते जा रहे हैं, क्वालिटी जॉब्स खास करके कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप उस नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं चिंता है। लेकिन अगर आप कुछ सेक्टर्स के लोगों से बात करें तो जैसे मैंने स्टील का एक उदाहरण दिया, उनको लगता है कि अगले 1-2 साल में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो अलग अलग राय है, लेकिन 1 साल पहले जब मैं था, जो बड़ा डिप्रेस्ड मूड था, वो डिप्रेस्ड मूड इस बार मुझे नजर नहीं आया। द वर्स्ट इज ओवर, कई लोग मुझे कह रहे हैं, लेकिन एमएसएमई और जो जॉब लॉस सर्विस सेक्टर में है, वो बड़ा चिंता का विषय अभी भी। राहुल श्रीवास्तव जी, आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगा। देखिए सौरभ, अभी अगर आप राजनीति की जो बात करें, एक मूड अपबीट है। मूड अपबीट है लोगों में। शायद जो निराशा की भावना आई थी कोविड के पहले फेज के कारण, देखिए वो कोविड के फेज के कारण ही नहीं थी एकमात्र। मैं कहूंगा कि कोविड ने इकोनॉमी की हालत को खराब कर दिया था, क्योंकि उससे पहले से सरकार इकोनॉमी में लैक ऑफ डिमांड और तमाम परेशानियों से जूझ रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट की बातें हो रही, तमाम चीजें, एक इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ रहा था। कोविड ने उस हालात को और भी ज्यादा बदतर कर दिया। उससे बाहर निकलते हुए शायद चीजें दिख रही हैं। सरकार ने कुछ कोशिशें की हैं। सरकार की कोशिशों को के रेस्पॉन्स में कुछ प्राइवेट सेक्टर में कोशिशें हुई हैं, लेकिन हिंदुस्तान 85% जो आदमी है वो नौकरी पेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करता है। तो मैं कहूंगा कि वो स्पिरिट ऑफ द कॉमन मैन से चलने वाला देश है आज भी ये, और उसमें कहीं ना कहीं हम स्पिरिट की बात कम करें, कहें उसका अपना हौसला है कि उसको रोजी रोटी चलानी है, तो वो अपने कमजोर पैरों पे, मजबूत कंधों पे इकोनॉमी को आगे कर देता है। वो एक वातावरण जरूर है सौरभ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे समय में मैं, अगर आप देखें तो मैं अभी 2 दिन से, अगर पिछले, मैं हमारे घर में जो हमारी गाड़ी साफ करने वाले बच्चे आते हैं, उनसे जिनसे बात कर रहा था, वो उन्होंने एक बात कही सौरभ, कि ठेले पे जो दाल बिकती थी, अरहर की जो आती थी, उसकी कीमत इस समय पे 110 रुपए आ गई है, जो ठेले पे बिकती है। जो थैली में बंद डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलती है वो 150 रुपया है। तो अगर हम कहें कि सेंसेक्स 56,000 है, एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी में दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 चीजें जो हैं, जो कि अगर आप 1930s में जॉन मेनर्ड कीन्स का जो कीनीजियन रेवोल्यूशन था उसमें जाएं, तो उन्होंने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद एक फेज आया 70s में, जब स्टैगफ्लेशन आया, जब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और इन्फ्लेशन भी बढ़ा। कीन्स के कहने पे उस समय पे यह हुआ था कि आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना ग्लोबल लेवल पे वेलफेयर के लिए, और देशों ने पॉलिसी वेलफेयर की अपनाई कि सरकार को ज्यादा काम करना होगा। जो एडम स्मिथ ने कहा था कि इनविजिबल हैंड मार्केट की तरफ से वो नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमी को चलाने में वो बढ़ना पड़ेगा। आज की स्थिति में अगर आप देखें तो हम कहें पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, वो चाहे WPI में ना दिख रहा हो उतना ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पे जो मार पड़ रही है, बढ़ रही है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक पुरानी, अभी फिल्म आई थी हाल फिलहाल में जिसमें गाना था, उसको अगर आप थोड़ा बिगाड़ दें कि हमरे सैया तो आजकल बहुत महीना कमाते हैं, महंगाई डायन सभी खाई जाते हैं, तो वो परेशानी जरूर है ग्रास रूट के लेवल पे। ठीक है, इन्हीं ग्रास रूट लेवल पे महंगाइयों के जो सूचकांक हैं सर, हम लोगों के लिए ये हैं, आम लोगों के लिए ज्यादातर वो पेट्रोल की कीमत देखते हैं, डीजल की कीमत देखते हैं, LPG के रेट्स पे ध्यान देते हैं, और जिसके तरफ आपने हिंट किया, जो अनाज और घर में, और उस अनाज को पकाने के लिए जो आपको तेल चाहिए, सरसों का तेल, इन सभी की कीमत को मतलब इसका मैथ अभी एक्सप्लेन करने में वक्त खराब करने से बेहतर है कि हम सीधे वहां पे पहुंचे जिस मकसद के लिए नेता नगरी में आप लोगों को दावत दी जाती है। सौरभ अपने इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि महंगाई है, हम देख पा रहे हैं,
ठीक है, जो एस्टैब्लिश कंपनीज में हम जैसे लोग काम कर रहे हैं उनको भी महसूस हो रही है, जो लोग मैदान पे हैं उनको भी महसूस हो रही है, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाता है नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। एक दो प्रदर्शन जब पार्लियामेंट सेशन में हो उसको छोड़ दें तो राजदीप, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं। आपको क्या वजह लगती है कि इतने सारे लोगों को टच करने वाला जो मुद्दा है, अफेक्ट करने वाला मुद्दा है, उसको लेकर के उस तरह से ओपिनियन या पॉलिटिक्स गैल्वनाइज नहीं हो पाती है भारत में अब? पहले डरा करती थी सरकारें महंगाई शब्द से। जी देखिए निखिल, पहली मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि महंगाई इलेक्शन इश्यू नहीं बनता है या राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता है। आप 2014 का चुनाव लीजिए, मोदी जी के कई स्लोगन्स थे, उसमें एक था बहुत हुई महंगाई से बाहर, अब की बार मोदी सरकार। और अगर आप देखेंगे उस जमाने में क्या हुआ 2011 और 14 के बीच में, खास करके कि महंगाई बढ़ गई और ग्रोथ भी कम हुई। तो वो एक तरह से डबल वैमी थी कि आपकी ग्रोथ लेवल भी कम होती जा रही थी और महंगाई भी बढ़ रही थी। और जब 10-11% डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता है तो आपने देखा होगा उसका कहीं ना कहीं सरकार पर असर हुआ। उससे पहले भी जाइए, एक इलेक्शन हुआ था दिल्ली में जब सुषमा स्वराज हारी थी प्याज के दामों को लेकर, जिस तरह से ऑपोजिशन ने उसको उस मुद्दे को बुलाया था, उससे सुषमा स्वराज की सरकार एक तरह से हार गई थी, वो एक सेंट्रल इशू बन गया था। तो मुझे लगता है इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि किस तरह से ऑपोजिशन उस मुद्दे को कैपिटलाइज कर पाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज मैं उस शहर में हूं, मैं जानता हूं 70 के दशक में निखिल, आपको याद होगा, मृणाल गोरे सोशलिस्ट लीडर हुआ करती थी, जिस तरह से वो महंगाई को लेकर पब्लिक एजिटेशन करती थी जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। और कहीं ना कहीं अगर आप लगातार उस तरह के एजिटेशन करें जैसे मृणाल गोरे जैसे नेता करते थे सड़क पर जाकर, तो उसका असर होता था। आज क्या हुआ है, फर्क क्या है, हमारे नेता जो हैं अगर करते भी हैं इस तरह के एजिटेशन तो वो वन डे इवेंट बन जाती है, वो लगातार सस्टेन्ड कैंपेन नहीं बनता है जैसे फ्यूल प्राइसेस पर बन सकता है। राहुल गांधी भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके करते हैं, जीडीपी को गैस डीजल पेट्रोल से जोड़ते हैं, लेकिन आपको उस मुद्दे को जनता तक पहुंचाना है। दूसरी बात, आपकी बात इस लेवल तक सही है कि केवल महंगाई अब मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि एक तरह से मिडिल क्लास कंज्यूमर जो है, मुझे लगता है वो क्लास इतना बढ़ गया है, उनकी और एस्पिरेशंस भी हैं। बच्चों की स्कूल, अब आजकल के जमाने में लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छी सी अच्छी स्कूल मिल जाए। ये जो नए एस्पिरेशंस एक तरह आए जो 30-40 साल पहले नहीं थे, जब एक स्लो ग्रोथ इकोनॉमी थी, उसकी वजह से मुझे लगता है लोगों को केवल महंगाई एक मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन ये कहना कि महंगाई मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है उससे आपको बुलाना पड़ता है अगर आप ऑपोजिशन में हैं, और आपको एक तरह से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि देखिए ये जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं 67 बार बढ़े हैं एक साल में, ये केवल सरकार की विफलता दिखाता है। और जब आप ये कहते हैं आपको विश्वास के साथ ये कहना पड़ता है। प्रॉब्लम विश्वसनीयता की है। मैं नहीं मानता कि ये मुद्दा नहीं है, लोगों के सामने महंगाई मुद्दा है जैसे ही जॉब्स नौकरियां मुद्दे हैं। दीज आर टू बिग इश्यूज, बट आप कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को कि आपके पास एक इकोनॉमिक प्रोग्राम या एजेंडा है जिससे आप महंगाई कम कर पाएंगे अगर आपकी सरकार बनती है। यहाँ तो महाराष्ट्र में नॉन बीजेपी सरकार है, क्या वो तैयार है किसी भी टैक्स को कम करने के लिए? कोई भी नहीं, क्योंकि आज आपको कहीं और से रेवेन्यू नहीं मिल रहा है तो फ्यूल से मिल रहा है। और दूसरी बात, नौकरियां हैं, कैन यू प्रोवाइड मोर जॉब्स, डू यू हैव अ प्लान? जब तक आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, मुझे लगता है ये एक लिमिटेड मुद्दा बनता है, क्योंकि सबको लगता है सब नेता एक जैसे हैं, किसी के पास बड़ा प्लान नहीं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 20 years ago एंड टुडे। मैं इसमें राजदीप सरदेसाई जी ने जो बात कही उससे थोड़ी सी नाइत्तेफाकी रखता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दर्ज कर ली जाए। अमूमन होता क्या है कि जब चीजें हो जाती हैं तो एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी थ्योरी खोजने की कोशिश होती है जिससे तसल्ली बख्श ढंग से घटनाओं का बयान किया जा सके। राजदीप जी ने उदाहरण दिया सुषमा स्वराज के नेतृत्व में भाजपा की दिल्ली में हार का। आप ठहर के अगर उसको देखेंगे, यस, प्याज की कमी एक मुद्दा था जिसके दम पे कांग्रेस ने मोबिलाइज किया, लेकिन बीजेपी सिर्फ प्याज की वजह से नहीं हारी। बीजेपी हारी, आपने साहब सिंह वर्मा को हटाया, पूरी जाट लॉबी और रूरल लॉबी आपसे नाराज हो गई। उसके पहले आपने मदन लाल खुराना को हटाया, जो आपकी दूसरी बैकबोन थी पंजाबी लॉबी, वो आपसे अलग हो गई। सुषमा स्वराज आउटसाइडर थी,
दिल्ली के नेता उनको नहीं चाहते थे, सुषमा स्वराज आना नहीं चाहती थी इस पॉलिटिक्स में, लेकिन आला कमान का आदेश हुआ लाए गए, तो बीजेपी का हाउस बहुत डिवाइडेड था। ऐसे ही 2004 में बार बार कहा जाता है कि जी इंडिया शाइनिंग का नारा फेल हो गया। 2004 में इंडिया शाइनिंग के नारे को लोगों ने नहीं लिया, ये पूरे सत्य का एक छोटा सा हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति खराब थी, तमिलनाडु में बीजेपी ने खराब गठबंधन किया, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अलोकप्रिय हो चुके थे, बिहार में बीजेपी और जेडीयू और समता पार्टी दोनों थी, तो उनका पूरा घर व्यवस्थित नहीं था। आप एक ऐसा स्लोगन नहीं दे पाए, आपका कोर वोटर अति आश्वस्त हो गया, क्योंकि सारे तब तो प्री पोल और सारे पोल चला करते थे कि जीत ही रहे, जीत ही रहे, तो कई वजह नहीं, लेकिन बाद में कह दिया जाता है कि साहब जैसे होता है ना कि वो एक कैच ना ड्रॉप होता तो हो जाता। दूसरी चीज राजदीप जी ने जो कही, मैं उससे सहमत हूं कि देखिए मुद्दे हर वक्त होते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसको पॉपुलर नैरेटिव में ला पाते हो कि नहीं। 2012-13 में महंगाई थी, बीजेपी ने कैंपेन रन किया, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लोगों को कैची लगा, यकीनी लगा, उनको लगा कि भाई ये आदमी कह रहा है गुजरात मॉडल लेके आ रहा है तो इसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने तमाम उदाहरण दिए गुजरात मॉडल के, उससे ज्यादा महंगाई है, उससे जीडीपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन जो लोग ये खिंचाई कर रहे हैं या इल्जाम, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है। तो पब्लिक ये कह रही है कि भैया जीडीपी खराब है, लेकिन जो कह रहे हैं खराब है उन पे कैसे भरोसा करें। तो महंगाई मुद्दा नहीं बन पा रहा, से मेरा तात्पर्य ये है कि हम तो देखिए फील्ड में घूम रहे हैं, हमें नहीं पता दिल्ली में क्या हो रहा है, 2 हफ्ते से अखबार भी हार्डली स्कैन कर पाते हैं, गांव गांव घूमते हैं, लोग कह रहे हैं जी हाँ बिजली की बहुत दिक्कत है, बिल ज्यादा आ रहा है, फिर कोई पेट्रोल डीजल की बात कर रहा है, लेकिन उनसे पूछो कि अच्छा तो फिर क्या ये अल्टीमेट मुद्दा है, तो उनका होता है नहीं वो 370 हटाई, उनका होता है कि नहीं जी देश मजबूत हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है ना। तो सबके बहुत अलग अलग है कि गन्ना हाँ बढ़ा तो नहीं पर पेमेंट भी ठीक हो गया, तो वो एक डिसाइसिव मुद्दा नहीं बन पा रहा है। पूरे पश्चिमी यूपी में जो धुर समर्थक वो धुर विरोधी सब कह रहे हैं 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, वो कह रहे हैं साहब आप बाकी सब चीजों का रेट देख लो, हमारे गन्ने का। एक किसान ने तो और भी अच्छी बात कही दिलचस्प, उसने कहा कि आप एक बात बताओ भाई साहब, हम खेती करते हैं तो सरकार की थोड़ी ये भी जिम्मेदारी है कि वो हमें सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाए। अब जिन लोगों के खेत नहर के पास है या जिनके खेतों के आसपास सरकारी ट्यूबवेल लगे हैं, उनकी सिंचाई तो बढ़िया से हो गई, हमने कहा चलो जी हम भी ट्यूबवेल लगा लेते हैं, अपनी लागत लगा के हमने ट्यूबवेल लगवाया, अब उसका हमारा बिजली का बिल भी खूब आ रहा है। तो जब लागत एक ही जिले में या एक ही इलाके में 2 धान के या गन्ने के या गेहूं के किसानों की लागत में फर्क आ गया सिर्फ सिंचाई की वजह से, तो वो रेट में किसके लिए ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, किसके लिए कम। तो जमीन पे बड़ा मुद्दा है महंगाई, लेकिन वो डिसाइसिव मुद्दा नहीं है। तो मेरा सवाल आप दोनों से यही था कि कहां विपक्ष फेल हो रहा है या कहां सरकार की रणनीति सफल हो रही है कि जो धीमे 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 महंगाई बढ़ रही। भाई यही भाजपा के नेता थे ना जो सिलेंडर का रेप्लिका लेके घूमते थे, इनके पुराने ट्वीट अभी भी वायरल होते हैं। तो विपक्ष क्यों नहीं एक क्रेडिबल ऑप्शन पेश कर पा रहा, मैं आप लोगों की इस पे एनालिसिस चाहता हूं। राहुल जी आपसे शुरू करेंगे। सौरभ इसमें 2-3 फैक्टर हैं, जैसे राजदीप ने कहा कि ऑपोजिशन जिस तरह से किसी इशू को बना सकता है मुद्दा, वो ऑपोजिशन का एक फेलियर है। आई थिंक पहला एक यूनिफिकेशन नहीं है, दूसरा जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसका रोल उतना एक्टिव नहीं है। बीजेपी 2012 में जो अचीव कर पाई थी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने उसके आसपास आने की कोशिश की है? वो ट्विटर और इधर से जंग नहीं लड़ी जाती है, इस सब के मुद्दों को बनाना पड़ता है, इनको कंधा दे करके उचकाना पड़ता है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में विपक्ष इस चीज पे नहीं सक्षम रहा है। दूसरा आपने जो सही पॉइंट कहा कि क्या है कि इतनी सारे टेम्पलेट्स पकड़ा दिए गए हैं, डाइवर्जनरी कहूंगा, जो कि मेन डे टू डे मुद्दों से भटका देता है। तीसरा एक इशू सौरभ हिंदुस्तान में एक ये भी है, मैं यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया में कहूं, करप्शन, या इवन साउथ इंडिया में करप्शन जो है वो मुद्दा तब बनता है, करप्शन या प्राइस राइज, जब जनता और बहुत सारे मुद्दों पे नाराज हो जाती है किसी सरकार या पार्टी से, तो ये मुलम्मा जो है बहुत अच्छा चढ़ता है, कलाई बड़ी अच्छी चलती है। प्राइस राइज या इन करप्शन या प्राइस राइज अकेले बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप देखें कि रफाल के मामले में नहीं हो पाया, मगर 2G CWG और बाकी मामलों में हो गया। क्या है कि उसको एक प्लस चाहिए होता है। तीसरा सौरभ, मैं एक और इसमें एक इकोनॉमिक लॉजिक थोड़ी सी देना चाहूंगा
कि अगर आप देखिए कि जनता प्राइस राइज को अगर आप नाराजगी कह रहे हैं कि आम आदमी को, आप देखिए करीब कई कई करोड़ किसानों को 6,000 रुपया साल का एक भत्ता दिया जा रहा है। अगर आप देखिए तो पूरे इस देश में आज की तारीख में केंद्र सरकार के द्वारा 54 मिनिस्ट्रीज के जरिए 311 डीबीटी स्कीम चल रही हैं। इन डीबीटी स्कीमों के जरिए लोगों को पैसा जा रहा है। पिछले एक साल में कोविड के चलते सरकार ने जो फूड सब्सिडी का बिल 1.3 लाख करोड़ होता था वो 5.3 लाख करोड़ कर दिया, यानी लोगों को अनाज मुहैया कराने की एक कवायद शुरू कर दी। अगर हम कह रहे हैं कि उसको इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने क्या किया कि बैकडोर से उसको मुफ्त इलाज अनाज पहुंचा दिया, किसान के पास पैसा पहुंचा दिया। देखिए, ये मैं कहूंगा कि इकोनॉमिकली वाइज बेशक ना हो, लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल विजडम है। देखिए, जब सरकार किसी को कुछ मुफ्त कह के देती है ना, तो वो बड़ा भाता है मन को कि ये मुझे मुफ्त आ रहा है। परेशानी ये है कि जब सरकार कहती है कि साहब हम मुफ्त इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, साहब वो जब आप साबुन तेल खर्चा कर रहा है, कोई खरीद रहा है साबुन तेल, रेलगाड़ी, कुछ भी, तो वो टैक्स दे रहा है, तो उसके लिए मुफ्त नहीं है। गांव का आखिर से आखिरी आदमी भी जब साबुन खरीद के टैक्स देता है, तो वो मुफ्त के सामान का हिस्सेदार ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए, वो मुफ्त नहीं है। लेकिन इस सरकार ने, ये 2013 में मनमोहन सिंह सरकार जी ने शुरू की थी जो डीबीटी की पॉलिसी, ये सरकार बड़े कैलकुलेटेड ढंग से, एक मैं कहूंगा कि वर्चुअली थोड़ी सी उसमें रॉबिनहुडिज्म है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने पिछले 7 सालों में 6 गुना ज्यादा एक्साइज बटोर रहे हैं हम 3 लाख करोड़ का, और सरकार कहती है कि हमें 20,000 करोड़ का मनमोहन सिंह सरकार का बॉन्ड का खामियाजा भुगतना है, 20,000 करोड़ का, इसलिए हम दाम कम नहीं कर सकते। साहब, आप 3 लाख करोड़ बटोर भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको कोविड के लिए खर्चा करना है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको तमाम डायरेक्ट स्कीम से लोगों को, जो वेलफेयरिस्ट स्कीम्स हैं जिनको आप डीबीटी दे रहे हैं, वो आपके वोट गेटर बनते हैं। और जो पब्लिक में आज की तेल, साबुन या दाल की नाराजगी है, उसको कम करते हैं। तो एक लेवल पे पब्लिक को अनाज, अन्न के, दाल के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, मगर उसमें कहीं ना कहीं जनता को कुछ बेनिफिट जो मिल रहा है, गवर्नमेंट उसको बैलेंस करने लगी है। ये जो वेलफेयरिज्म का ये जो डीबीटी का सिस्टम है, कहीं ना कहीं इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या इन्फ्लेशन की मार को, जो नाराजगी हुआ करती थी जनता में, क्या उसको ये कम करने लगा है। ये मैं जो राहुल जी जो कह रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है इस सरकार का जो सरकार की उपलब्धि, एक तो हमने कहा विपक्ष की विफलता, लेकिन सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है वो ये लाभार्थी पॉलिटिक्स, जो ये 300 प्लस स्कीम्स है जिसके वजह से डीबीटी के जरिए लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, वो कहां से आएगा जब तक आप फ्यूल टैक्स नहीं करेंगे। दैट इज योर मेन सोर्स टुडे ऑफ रेवेन्यू। तो सरकार ने एक तरह से कैलकुलेट किया है कि अगर हम वेलफेयर स्कीम्स लोगों के सामने लाए, तो अगर महंगाई थोड़ी बढ़ भी गई तो पीपल विल एक्सेप्ट इट। जनता जो है वो एक लेवल तक एक्सेप्ट करती है अगर उनको लगे कि इन बाकी स्कीमों से हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है। एक छोटी सी दूसरी बात, राहुल गांधी ने 4 बजे कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की महंगाई को लेकर। अब आप देखिए कितने चैनलों ने उसे लाइव काटा, 2 या 3 चैनलों ने, और वो भी 5-6 मिनट के लिए। अब कांग्रेस का कहना है कि आप हमसे कहते हैं कि आप इन मुद्दों को कैसे क्यों नहीं आगे ले पाते हैं, आप विपक्ष इतनी विफल क्यों है, इतनी कमजोर क्यों है। उनका कहना है मीडिया जो है वो इन मुद्दों पर नहीं फोकस कर रही है। ये उनकी बात है, कुछ हद तक सही भी है। हम एक एक्टर की मौत होती है, उसको लगातार सुबह से शाम चलाते हैं, वो एक प्राइम टाइम हेडलाइन बार बार बनती है। कितने डिबेट्स वाकई सेंसिबल डिबेट्स होते हैं जिसमें जानकारी दी जाती है कि वाकई क्या महंगाई से मार कितनी हो रही है, किसको हो रही है। उस तरह के स्टोरीज में हमको भी क्या लगा, क्या कहीं ना कहीं मीडिया भी इन मुद्दों को उस तरह से नहीं देखती, खासकर की टीवी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आप अखबार भी पढ़िए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर पृष्ठ 10 या 11 पेज 10 या 11 पर आती है, फ्रंट पेज पर नहीं होती है। अब जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, आप ये जानिए ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अरुण जेटली जब करते थे लाइव हुआ करते थे। तो सवाल ये भी है कि क्या हम भी इस मुद्दे को एक तरह से नंबर 1 मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे
सामने आज अलग मुद्दे आ गए हैं, जिसकी वजह से शायद हम भी सरकार को उस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं जो हम 7 साल पहले कांग्रेस की सरकार के साथ करते थे। ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कई कांग्रेसियों ने, जब मैंने ये उनसे कहा कि आप लोग ये मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते, उनका कहना है मीडिया क्यों नहीं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कवर करती है। अब ये सोचने की बात है कि आप क्यों नहीं कवर करते लाइव, जब राहुल गांधी पेट्रोल या डीजल या एलपीजी के दामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका एक दो चीजें और, देन आई विल स्विच टू निखिल। एक तो जो ये अनाज बटा है गांव गांव, इसने एक बहुत बड़े संकट को टाला है। जो हमें गांव गांव घूम के समझ में आ रहा है कि जो असंतोष का स्तर था नौकरियां जाने की वजह से, कोविड की वजह से, तो जो अति गरीब परिवार है उनके लिए ये एक राहत रही। हमसे कहा लोगों ने गांव में ऑन कैमरा ऑफ कैमरा कि बोले साहब बस ये गनीमत है कि राशन मिल गया तो भूखों नहीं मरे। तो ये जो अनाज बांटना है उसका आप आलोचना कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ये दिखा कि एक उनको स्टेट की प्रेजेंस या एश्योरेंस दिखी उस फॉर्म में। अब उसकी लॉन्ग रन में इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो तो हम सब जानते ही हैं, एक चीज। दूसरा, जो राहुल जी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्यों नहीं दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक नेता जब ये शिकायत करे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भाई विपक्ष कोई कर रहा है, मैं तो कहूंगा राजनीति जी को कि वो ललन टॉप देखा करें जहां पे सब तरह की आवाजों को जगह मिलती है। लेकिन नेताओं को भी ये सोचना होगा कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको जनता के सपोर्ट का वजन क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, आप क्या बात कह रहे हो, उस बात का वजन इससे होता है कि कितने लोग उस बात के पीछे खड़े हैं। डेमोक्रेसी का एक फॉर्म ये भी है ना। अगर आप अभी आके खड़े हो लोग, जैसे आप वेस्टर्न यूपी में आके कहने लगो कि मित्रों इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, पानी का लेवल लगातार बैठ रहा है, मुद्दा बहुत जरूरी है, आई कंप्लीटली एग्री, पर कितने हजार किसान उसके लिए जुटेंगे। जैसे अभी महापंचायत होनी है 5 सितंबर को, तो लाखों की भीड़ आने वाली है वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेता ये बात कहें कि भाई मीडिया को स्पेस देना चाहिए उनको, लेकिन वो ये भी देखें कि वो इसे जन आंदोलन क्यों नहीं बना पा रहे, ये एक मसला है। नहीं, लेकिन सौरभ भाई, आप मुझे ये बताइए ना कि क्या वजह है कि मीडिया, और मैं ऐसे मीडिया जनरलाइज करना भी गलत होगा, मैं जानता हूं कई डिजिटल मीडिया जैसे ललन टॉप जरूर इन मुद्दों को उठाती है, पर क्या वजह है कि वो जो मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े हुए, फ्यूल का प्राइस, एलपीजी का प्राइस, इस पर कैंपेन क्यों नहीं चलाते। हमने देखा एक जमाने में, और मुझे लगता है एक फर्क बना है 2010 और 14 के मीडिया में और उसके बाद पिछले 2-3 या पिछले 7 सालों में, कि हम उस तरह से कैंपेन लेके सरकार को वो कठिन सवाल नहीं पूछते। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम जन आंदोलन नहीं कर सकते, जन आंदोलन नेताओं को करना है। आप केवल कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मीडिया की ब्रीफिंग करके आप ये नहीं कह सकते कि मेरा दायित्व खत्म हुआ। आपको इन मुद्दों को जनता के सामने लगातार लेकर जाना है। एक कहीं यूथ कांग्रेस की रैली हो गई या एक कहीं कांग्रेस की रैली या किसी दूसरे पक्ष की रैली हो गई, उससे ये आलसीपन है। देखिए, एक तो नेताओं या पार्टी का आलसीपन है, लेकिन क्या मीडिया में, मैं ये सवाल कर रहा हूं, क्या हमने मीडिया में पिछले 4-5 सालों में उन मुद्दों को उठाया है जो मुद्दे आज आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। कब मैंने देखा है हिंदी चैनलों पर गन्ने के दाम को लेकर एक लगातार सवाल जवाब होता है? नहीं होता है। ये एक हमारी भी कमजोरी हो गई है ना, कि हम भी एक साउंड बाइट जनरेशन में उन मुद्दों को देखते हैं जिससे टीआरपी बढ़ेगी। क्या महंगाई से टीआरपी बढ़ेगी, इस पर सवाल भी है। तो ये सब भी सोचने की बात है। और एक चीज ये भी है कि बीजेपी अपनी कुछ कोर प्रॉमिसेस वो डिलीवर कर पा रही है। वहां पे लोग पूछते रहते हैं साहब यूपी में कैसे 370 मुद्दा है, पर हमको दिखता है कि जो उनका वोटर है वो दे आर हैप्पी कि 370 हटाया, दे आर हैप्पी कि राम मंदिर बन रहा है। तो एक वो भी चीज है। निखिल आखिरी सवाल इस विषय पर पूछेंगे और उसके बाद हम पंजाब की सियासत पर चर्चा करेंगे, थोड़ा समय का अभाव है। अंतिम प्रश्न हमारा राहुल जी आपसे है। सर, हम ये सवाल हम थोड़ा थॉट के लेवल पे पूछना चाहते हैं। जो आर्थिक विचार देश में, हिंदुस्तान में कभी बहुत हमने कभी ऑब्सेस नहीं हुए हम किसी भी, जो 2 बड़ी विचार परंपराएं रही हैं इकोनॉमी को लेकर के, ईस्ट और वेस्ट में, हम उसमें फंसे नहीं, लेकिन फिर भी आपको टाइम टू टाइम इस तरह के एक थॉट दिख जाएगा जिस तरह से सरकारें चली हैं। आप नेहरू से शुरू करते हैं तो सेंट्रिस्ट या लेफ्ट ऑफ सेंटर रहने की वो कोशिश करते हैं एक टाइम पे, मैं कह रहा हूँ कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद एक ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हमारे यहाँ समाजवाद का है जिसने कम से कम बात की, रीडिस्ट्रीब्यूशन की, और उसके पास भी अपना एक
एक एक थॉट था उसके पास, उसने एग्जीक्यूट किया, कितना किया वो अलग बात है। फिर हम जो बीजेपी के पास आते हैं तो संघ का भी अपना एक आर्थिक विचार है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आकर के हो गई हैं एक साथ खिचड़ी। तो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हम फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे ये सारी चीजें मेल्ट होकर के एक ऐसी रियलिटी बन गई है जिसको हमको ऐसे खा लीजिए वैसे खा लीजिए लेकिन आपको खाना ही पड़ेगा। उसके उसको उसको समझने में मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हम हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, किसी के भी तरफ देखते हैं, हमको मोर और लेस वही करते दिखती हैं सरकारें, नेता, जब जब अपने अपने टाइम में आते हैं। क्या हमारे यहाँ जो इंटेलेक्ट था इकोनॉमिक थॉट का, वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया है, फ्लैट हो गया है सर, जितना आपने रीड किया हो अपने टाइम में? निखिल, 1974 में जेरल्ड फोर्ड ने कहा था कि इन्फ्लेशन इज एनिमी नंबर 1। ये एक राष्ट्र का नेता कह रहा है। क्या आपको ऐसी चीजें आपको मुद्दा बनते यहाँ दिखती हैं? जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे निखिल, उस समय पे उनके सीवी में सबसे बड़ा टेम्पलेट क्या था निखिल? सबसे बड़ा टेम्पलेट ये था कि वो देश की इकोनॉमी को मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब अगर आप 2014 से देखें तो नरेंद्र मोदी ने प्रूव कर दिया है कि उनके सीवी में उस दिन पे लिखा था जिस दिन वो चुनाव के लिए उतरे थे, सितंबर का महीना जब था, जब उनको 2013 में प्रधानमंत्री का फेस बनाया गया था, और आज तक, कि वो पॉलिटिकल चुनाव जिताने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मगर इसके बियॉन्ड अगर आप एक कोई इकोनॉमिक विजन, कोई एक बहुत बड़ा इस सरकार में तलाशेंगे तो मुझे शायद मैं इस देश के 99% लोगों से पूछूंगा तो उनको इस देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम नहीं मालूम होगा। मैं पत्रकारों से पूछूंगा, उनको नहीं मालूम होगा। देखिए, मैं जो पहली बात मैंने कही थी, जो आपने अभी उसको दोबारा कहा, कि जो पहला दौर आया था 30s में कीनीसियन इकोनॉमी में, वेलफेयर इकोनॉमी का, जिसमें सरकारें सब कुछ करती थी, आज जरूरत उसी की है कि सरकार का पैसा लगाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। सरकार इन्वेस्टमेंट लगाए जिससे कि रोड बने, जहाज बने, हवाई जहाज चले, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दूसरी तरफ मिल्टन फ्रीडमैन के बाद जो मॉनिटरिज्म आया, उसके बाद से जो मार्garet थैचर और इस तरह के नेताओं ने जिसको फॉलो किया कि मनी सबसे ज्यादा, इकोनॉमी में कितना पैसा है वो जरूरी है, उसकी बुराई यह हुई कि उसके कारण डिस्पैरिटीज आ जाती हैं। अगर आज आप देखें तो ये सरकार कीन्स और मिल्टन फ्रीडमैन दोनों को मिलाकर के एक इकोनॉमिक फॉर्मूला चला रही है कि एक तरफ तो वो कह रही है प्राइवेट सेक्टर को कि आपको आना पड़ेगा, रनवे सक्सेस है आपका स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल हो रहा है कि पैसा लगाइए। दूसरी तरफ डीबीटी जैसी तमाम, जो राजदीप ने कहा लाभार्थी राजनीति, उनके जरिए लोगों को लाभ दिया जा रहा है एक वेलफेयर स्टेट की तरह से। लेकिन अगर आप कहें कि ये एक इकोनॉमिक विजन है ब्रॉड, जो कि किसी इकोनॉमी को इंजन बन के तेज खींच करके ले जाता है, नहीं कहूंगा, वो नहीं है। मुझे ये बड़ी क्लियरली, सबको क्लियरली लगता है कि कहीं एक इकोनॉमिक क्लियर विजन दैट विल कैटअपुल्ट द इकोनॉमी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जैसे कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने 91 में किया। स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने एक बार कहा था 90s में कि जब आप किसी खाई के सामने गाड़ी लेके खड़े हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो आप वहीं उधेड़-बुन करते रहें या कैसे मैं यहाँ पे मकान बना के बस जाऊं, या आप गाड़ी तेज लगा के आए और कोशिश करें कि उस खाई के ऊपर ठान जाएं। वो एक इकोनॉमिक विजन नहीं मिल रहा है। इसी कारण से आप देखिए कि अभी तेल की कीमत अगर मैं ले लूं, कि जो खाने के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों? क्योंकि 2-3 देशों से 90% से ज्यादा हमारा तेल आता है, पामोलिन, उसके कारण तेल की कुकिंग ऑयल जो उसके कारण 3 से बढ़ रही है। सरकार ने अब एक पॉलिसी निकाली है, अब पॉलिसी निकली है। परेशानी हमारी यह है कि हमारे इकोनॉमिक रेस्पॉन्सेज जो हैं, वो पुरानी सरकार के कारण रहे हो, इस सरकार के कारण रहे हो, वो लेथार्जिक हैं, वो स्लो हैं। उसके अलावा हम फोकस पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स सुधारने के लिए इकोनॉमी चला रहे हैं, कि हम पॉलिटिक्स अपने देश की इकोनॉमी सुधारने के लिए कर रहे हैं। ये दो अलग रास्ते हैं निखिल। आप सरकारों को मेरे ख्याल से इस देश में चूज करना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं या पॉलिटिक्स आप इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं।
मैं एक आखिरी छोटी सी बात करता हूं, क्योंकि मैं मुंबई में हूं। यहाँ मुंबई में जिस तरह से जिन नेताओं से खास करके मैं मिलता हूं, सबसे बड़ी बात क्या है कि किस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी कार्रवाई किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कर रहा है, किस नेता ने किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना पैसा अपने जेब में डाल दिया, कौन सा पुलिस ऑफिसर किस पॉलिटिशियन के साथ पार्टनरशिप में है। ये वर्ड मुझे यूज किया गया, पार्टनरशिप, किस आईपीएस ऑफिसर किस नेता के साथ पार्टनरशिप में है। ये मुझे कहा गया कि किस बिल्डिंग में कौन कितना कट ले रहा है, कौन किस रियल एस्टेट एजेंट के साथ मिला हुआ है। देखिए ये जो है ना, मैं तो आज 6 दिन रहा हूं मुंबई, मुझे तो लगता है कभी मुंबई इज ऑन सेल। और ये मुद्दा जो है ना, इसलिए आम आदमी और उसकी परेशानी और नेता और उनके जो मुद्दे हैं उसमें बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट बन गया है। देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन जो टॉप पे हो रहा है और जिस तरह से वहां एक तरह से एक पैरेलल स्ट्रक्चर, या आप उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन कहिए, हो रहा है महाराष्ट्र जैसे राज्य में। और दूसरी तरफ हम आज बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उन पर कोई डिबेट नहीं होता है, उन पर कोई बहस नहीं होती है, ना असेंबली में होती है ना बाहर होती है। तो निखिल, आप इकोनॉमिक थॉट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है देयर इज अ कंप्लीट बैंक्रप्सी ऑफ आइडियोलॉजी। और जब बैंक्रप्सी ऑफ आइडियोलॉजी होगी, केवल चुनाव जीतने की बात आती है, तो फिर कहां इन मुद्दों पर उस तरह की बहस हो पाएगी जिससे हमें एक क्लैरिटी, एक विजन मिल पाएगा इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर। देखिए, ऑन दैट नोट हम आप दोनों पैनलिस्ट का, गेस्ट का मित्र और या कह लें परमानेंट प्रेजेंस जिनकी रहती है नेता नगरी में, दोनों का शुक्रिया करते हैं। और हम दोबारा आपको तकलीफ देंगे, आई एम श्योर अगले नेता नगरी में भी आपके बिना वो पूरा हो नहीं पाएगा। लेकिन तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आप लोगों से भी और चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप, शुक्रिया राहुल। थैंक्स, थैंक यू निखिल, थैंक यू सर। नेता नगरी के इस दूसरे सेशन में बातचीत करेंगे पंजाब की राजनीति के बारे में। एक बारगी कुछ लोगों को लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद फिलहाल के लिए संधि हो गई है, युद्ध विराम हो गया है। लेकिन लगातार जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, वार प्रतिवार हो रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस को किसी विपक्ष की जरूरत है, और लग ही नहीं रहा है कि विपक्ष इस मौके को यूं ही जाने देगा। कई लोग इसमें आम आदमी पार्टी की संभावनाएं टटोल रहे हैं, कई कुछ और बात कर रहे हैं। तो हमें लगा कि अब एक बार फिर से पंजाब की राजनीति के इस बदलते मंजर के बारे में बात करनी चाहिए। राहुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, साथ में जुड़े हैं प्रो पंजाब टीवी के यादवेंद्र जी। यादवेंद्र जी, सबसे पहले आपको ये जानना चाहेंगे कि सिद्धू और उनके समर्थक कहते क्या है? आला कमान ने उनको क्या प्रॉमिस किया था जो पूरा नहीं हो पा रहा? तो कभी कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, कभी हरीश रावत जाते हैं तो फिर से बात करते हैं। कौन सी प्रॉमिस थी जो डिलीवर नहीं हो पा रही है? क्योंकि विधायकों का जमावड़ा अभी भी चल रहा है, अभी भी बगावत के स्वर उठ रहे हैं। देखिए, सिद्धू को तो प्रधान का ही जो कहा गया था कि आप प्रेसिडेंट ही होंगे, पर जो उनके साथ लोग थे उनकी बहुत बड़ी इच्छाएं थी। ये चर्चा अक्सर चलती थी, जैसे हम घूमते थे सेक्रेटेरिएट, मिनिस्टरों के पास बैठते थे, जो सिद्धू ग्रुप के लोग थे वो अक्सर कहते थे कि सीएम भी नहीं रहेंगे, सीएम चले जाएंगे। एक दो बार हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की बहुत सारे लोगों से, उसके बाद हमने एक दो जगह बात जब बोली तो कोई मानता नहीं था। पर जिस दिन तृप्त भाजपा जो मंत्री हैं उनके घर ये कहा गया कि कैप्टन को उतारा जाए, उस दिन ये बात पता लगी कि वाकई ऐसे तो मंत्री नहीं बोलेंगे, यानी हाईकमान में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। यानी जो कांग्रेस की हाईकमान है उसमें भी ये बात चल रही है, या ऐसे नहीं है कि मंत्री ऐसे बोलेंगे। तो मुझे लगता है कमिटमेंट तो सिद्धू को एक बार यही था कि आप प्रेसिडेंट बनो, कांग्रेस को चलाओ। पर कांग्रेस को जैसे सिद्धू ने चलाना था वैसे कैप्टन का एक स्टाइल रहा है। कैप्टन कोई भी प्रेसिडेंट देखिए, आप दूल्हो से शुरू कर लीजिए, जब कैप्टन मुख्यमंत्री होते थे 2002 से 7 तक, तब शमशेर सिंह दूल्हो पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, दलित थे, उनको नहीं चलने दिया था। प्रताप बाजवा को नहीं चलने दिया, बखल को नहीं चलने दिया, केपी को नहीं चलने दिया। जितने भी प्रेसिडेंट आए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चलने नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो बाद में ये चला कि सीएम वाला, तो फिर वो ये है कि सब अपने अपने तीर छोड़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हाईकमान की जरूर मुझे लगता है कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो है, क्योंकि मिनिस्टर अपने लेवल पर ये बात बोलेंगे मुझे नहीं लगता। हालांकि पहले यही कहा गया है कि आप कुछ डिलीवर कीजिए, उसको हम दिखाएं कि ये देखिए सिद्धू आ गए हैं, सिद्धू के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है।
और वो सिद्धू ने कोशिश की, और कंट्रोवर्सी बहुत हो गई, आपको पता ही है, उनके सलाहकारों वाली कंट्रोवर्सी और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिद्धू को नुकसान भी हुआ, क्योंकि राजनीति तो परसेप्शन पर चलती है, क्या ठीक है क्या गलत है, जो माली ने बोला या बाकी ने बोला, वो ट्वीट क्या थे, कब के थे, फेसबुक पर उन्होंने कब लिखा था, जो पुरानी बातें थी वो। पर जब कंट्रोवर्सी बनी तो परसेप्शन बनी, परसेप्शन की वजह से बहुत सारी चीजें आई। पर मुझे लगता है कि शुरुआत में तो कमिटमेंट, ऐसे लोग कहते हैं, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो कहते हैं कि हम पूछते हैं कि कई क्या प्रियंका का मतलब थापड़ा मिला हुआ है, प्रियंका ने बोला है, राहुल ने बोला है, किसने बोला है कि आप यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस में ऐसे नहीं होता, कांग्रेस में कोई ऐसे नहीं कहता ये करो, माहौल बनाना पड़ता है। वैसे तो हर पार्टी में होता है, पर कांग्रेस में वो कहता है याद है कि ऐसा नहीं है कि राहुल कहेंगे कि सीएम बोलेंगे कि हमने बदलना है, नीचे से आवाज आएगी, माहौल बनेगा, बनाया जाएगा, और कोई दूसरा तीसरा बोलेगा, कोई खड़गे बोल देगा, केसी वेणुगोपाल बोल देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कोई और लीडर बोलेंगे, जिसकी वजह से फिर ये माहौल बनेगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2022 के लिए सिद्धू को ही चेहरा देखना चाहती है हाईकमान, और सिद्धू को ही बहुत सारा जो ग्रुप है वो चेहरा देखना चाहता था। इसकी वजह से इतना जो पिछले दिनों में बड़े बड़े विवाद हुए हैं, वो सारी वही है कि पावर ट्रांसफर जब होती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वो पावर छोड़ने वाले नहीं है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। राहुल जी, यादविंदर जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में, जो शायद समय के साथ सामने आए, या वो उसकी तरफ हिंट करके उन्होंने आगे बढ़ जाना बेहतर समझा। हम समझना चाहते हैं कि आप ज्यादा करीब से सेंट्रल लीडरशिप को देखते हैं दिल्ली में ही, आपकी आपकी क्या जानकारी है सर कि किस तरह का विचार अब भी सेंट्रल लीडरशिप में है? क्योंकि जैसे सौरभ कह रहे थे कि आप एग्जाम्पल क्या सेट करना चाह रहे हैं, दो आपके पास फुल मेजोरिटी स्टेट्स थे, उसमें खिचड़ी बनी हुई है और वो बहुत स्वादिष्ट नहीं है, और एक आपने सोल्यूशन दिया और उस सोल्यूशन को आपने लागू कराया अपनी विल के ऊपर, अपनी विम के ऊपर, और उस सोल्यूशन के बाद में हम ये छीछा इधर देख रहे हैं। आपकी क्या जानकारी है सर? लेकिन देखिए, अगर कोई ये कहता है कि कांग्रेस हाईकमांड सिद्धू को चेहरा देखना चाहती थी, तो तमाम मीटिंग के बाद जब हरीश रावत ने एक बार कह दिया कि अमरिंदर सिंह ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, चुनाव उनके अंडर जाएंगे, तो वो सिग्नल नहीं आया। ये सिग्नल केंद्रीय जो हाईकमांड है कांग्रेस का, वो सिद्धू के लिए इस सिग्नल की वो चेहरा होंगे, वो कब दे सकता है? जब उनको ये लगेगा कि सिद्धू अकेले अपने दमखम पे चुनाव लड़ सकते हैं और अमरिंदर सिंह की सेबोटाज करने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ तब हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इनमें से एक भी 100% फैक्ट सही है? इसलिए ये कोई कहेगा कि केंद्र की तरफ से सिग्नल था। देखिए, सिद्धू फ्यूचर लीडर हो सकते हैं, प्रियंका गांधी उनको बैक करती हैं, लेकिन क्या यूनिफॉर्मिटी है पूरे परिवार में इस चीज को लेके? मैं इस बात के लिए नहीं कहूंगा कि तीनों में यूनिफॉर्मिटी, लेकिन हाँ, सिद्धू को एज ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन परेशानी यहाँ पे ये हुई है कि सिद्धू जो है वो महत्वाकांक्षा जो उनकी है वो मिल्खा सिंह है, और उस मिल्खा सिंह महत्वाकांक्षा लेकर के वो जिस तरह चल रहे हैं कि वो जब कांग्रेस में आए तो उन्होंने कहा कैप्टन कौन, मेरा तो एक ही कैप्टन। आज तक उनकी लाइन वही है कि जब हरीश रावत जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं उस राज्य के, मंगलवार को वो मिलते हैं सिद्धू जी से पंजाब में, और वहां पे विधायकों मंत्रियों से बातचीत चल रही है, सिद्धू जी दिल्ली आ जाते हैं, अपने जनरल सेक्रेटरी के वहां होते हुए दिल्ली आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक चस्का लग गया है। देखिए कि वो यहाँ आएंगे, हाईकमांड उनकी बात सुनेगी, अमरिंदर का पलड़ा थोड़ा सा नीचे होगा। ये जो गेम है, एक टाइम आया कि अमरिंदर सिंह 2 बार उनकी एक पैनल के सामने पेशी हुई। अमरिंदर सिंह वो नेता है जो कि जिनके साथ राजीव गांधी कॉलेज स्कूल में पढ़ा करते थे। शादी ब्याह के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी उनके साथ घर रहे। वो कैलिबर का नेता अपने से बहुत जूनियर नेताओं के सामने डिपोज करता है, परेड होती है, उनकी पेशी होती है। और ये बात कांग्रेस को पता है कि अमरिंदर के बिना चुनाव नहीं जीत सकते, उसके बावजूद होती है, सिद्धू के साथ फोटो खींचती है। देखिए, ये पूरा पंजाब का मामला, कांग्रेस ने कोशिश क्या करी है कि साहब आपका पाइप फट गया है, आप उस पर स्कॉच टेप लगा रहे हैं या बैंडेड लगा रहे हैं। दो महत्वाकांक्षाएं बड़ी तेज हैं। सिद्धू आगे आने वाले कल के नेता है हो सकते हैं, अमरिंदर सिंह आज के मजबूत मठाधीश हैं पंजाब के, कांग्रेस के, जो एक चुनाव जितवा चुके हैं, उनके बिना जीत नहीं सकते। दोनों को कंट्रोल करने की
जो ताकत है मेरे ख्याल से वो केंद्रीय आला कमान में बची नहीं है कि वो उनको कह देंगे खामोश शत्रुघ्न सिन्हा की तरह से, वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए यही हाल छत्तीसगढ़ में है कि जहां बघेल साहब और सिंहदेव लड़े पड़े हैं, यही हाल आपका राजस्थान में है। कांग्रेस के 3 राज्यों में अपनी लोकल लेवल की लड़ाइयां और अपने एम्बिशंस इतने क्रिटिकल हो गए हैं, और कांग्रेस का जो टॉप ब्रास है, हाई कमांड है, वो उसको एक प्रॉब्लम है क्रेडिबिलिटी की, वो ना तो चुनाव जितवा पा रहा है। अब उसका जो मिनिमम रोल रहा है कि वो पार्टी को एक रखे, या जो कहते हैं ना अंग्रेजी में द बक शुड स्टॉप विद देम, वो भी वहां से खत्म हो गया है। ये कांग्रेस के लिए क्राइसिस घड़ी है। मैं ये कहूंगा पंजाब सिम्टम है, छत्तीसगढ़ सिम्टम है, बीमारी दिल्ली में। मैं ये जानना चाहता हूँ यादवेंद्र जी, राहुल श्रीवास्तव जी ने जो बात कही वो तो आला कमान की बात हो गई, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद भी पंजाब में काम कर चुका हूँ, कई पत्रकार मित्रों से पुराने बात हुई अलग अलग जगह, तो उन्होंने एक बात कही जिसके लिए हिंदी में कहावत है कि सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, कि ये सब लड़ ऐसे रहे हैं जैसे अगली सरकार बनाना इनका तय हो चुका है, जबकि हालत ये है कि ग्राउंड में कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है आज की तारीख में पंजाब में। तो मैं आपके ऑब्जर्वेशन जानना चाहता हूँ कि आपको लड़ाई में कौन दिख रहा है, क्या एंगल लग रहे हैं, क्या मुद्दे लग रहे हैं आज की तारीख में? पिछली बात आपसे जो हुई थी उसको अब 3-4 महीने बीत चुके हैं नई सिचुएशन में। देखिए सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिली है, कांग्रेस की रिपोर्ट यही है। कांग्रेस बहुत डैमेज हुई है पिछले दिनों में। जो सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई हुई है उससे बहुत डैमेज हुई है कांग्रेस, और बहुत कंफ्यूज्ड है कांग्रेस। कांग्रेस का वर्कर बहुत कंफ्यूज्ड है। हालांकि जब सिद्धू प्रेसिडेंट बने थे तो खासतौर जो यूथ वोटर है, जो यंग कांग्रेसमैन है, उसमें काफी उत्साह आया था। उसको लगा था कि हमारा एक इस तरह का लीडर आ गया, बड़े बड़े हमले अब पॉलिटिकल होंगे। वो काफी एक्टिव हुआ था, और जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे वो भी रुके थे कहीं ना कहीं। जो लोकल लेवल पर कांग्रेसी शिफ्ट होते हैं वोटों में, कांग्रेस अकाली एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होते हैं, वो भी रुके थे। पर मैं जो राहुल जी बात कह रहे थे, आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरा विरोध कर रहे थे कि सिद्धू प्रधान नहीं बनेंगे, और पूरा जब जाखड़ ने एक मीटिंग रखी सिद्धू के प्रधान बनने से पहले कांग्रेस भवन में, तो इसका विरोध होना अंदर खाते शुरू हुआ। ये बात पहुंचाई गई बहुत सारे एमएलए के पास और एमपी के पास और बहुत सारे लोगों के पास कि आप नहीं आएंगे। जाखड़ ने एक मीटिंग बुलाई थी, प्रेसिडेंट थे वो, कि आप आइए। वो सिद्धू के लिए मीटिंग थी, हाईकमान ने कहा था, हमें ये पता चला था, और कैप्टन के जो ग्रुप ने कहा कि ये आप ना आइए इसमें। उसी को देखते हुए हाईकमान ने उसी दिन आप देखेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को झटका देकर सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाया। आप देखेंगे रावत, अगर आप देखेंगे रावत प्रो कैप्टन है। हालांकि ये मतलब वो कहते यही है, सबके पास आते हैं, पर वो जो अगर ग्रुप कहेंगे, रावत कहीं ना कहीं कैप्टन के साथ हैं। तो रावत कैप्टन के लिए ही बैटिंग करते हैं। आप जितना मर्जी आप देखिए, अब नहीं पिछले टाइम भी देख लीजिए, और वहां पर गए आप देखिए उनका बाद में इंटरव्यू TV9 पर उनका एक इंटरव्यू, आप जब ये बयान दिया उन्होंने 2022 में कैप्टन ही होंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू में वो सारी बातें गोलमोल कर रहे हैं जो हरीश रावत हैं। तो ये जो डिसाइड क्या होना है कि नहीं होना, राहुल जी की ये बात बिल्कुल ठीक है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब तक ये कांग्रेस सोच रही है कि साबोटाज करने की स्थिति में नहीं होंगे, कैप्टन का एक ग्रुप है और कैप्टन बहुत पुराने लीडर हैं और कैप्टन की ग्राउंड पर काफी काम किया उन्होंने। तो ये सारी बातें हैं, मतलब पिछले दौर में पिछले 20-25 साल की उनकी एक पॉलिटिक्स है, तो उसको एकदम दरकिनार करना हाईकमान के लिए भी है। इसीलिए जो लोग जा रहे थे, हमें ये पता चला कि जो लोग सोनिया के पास भी गए थे कि कैप्टन को हटा देना चाहिए, या ये बात जब चलती थी, उन्होंने कहा था कि आप मतलब ये बात ऑफ द रिकॉर्ड सामने आई थी कि कुछ लेके तो आइए, आपके पास है क्या। तो जब वो बात आती है तो कैप्टन भी जब डिनर रखते हैं वहां भी सारे एमएलए पहुंच जाते हैं। ये तो पावर वाली गेम है, उनको लगता है अगर कैप्टन हमारा नुकसान ना कर दे। ये बहुत सारे एमएलए ने बोल दिया कि हमारे अफसर हटा दिए गए जो हमने लगवाए थे। तृप्त बाजवा जो मंत्री हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, सुरेंद्र रंधावा कह रहे हैं कि हमारा कैप्टन बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, कैप्टन का एक पकड़ है, सरकार है उनकी, और सिद्धू के पास तो एक कुर्सी है, उससे कोई चीजें ट्रांसफर तो नहीं हुई, जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है इस वजह से भी ये सारा संकट है, और इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान पंजाब में हो रहा है। पर कहीं ना कहीं ये भी टसल है, जो हरीश रावत, बहुत सारे अलग अलग कांग्रेसमैन हैं जो राहुल के साथ हैं, जैसे खड़गे हैं, जैसे और जो कमेटी बनी थी, वो सारे लोग अपनी तरह की पॉलिटिक्स चलती रही है।
और यहाँ पर अपनी तरह से, और राहुल गांधी ने जो कॉलें की थी हमें पता चला, राहुल गांधी ने बहुत सवाल लेके पूछा लोगों से, अरे क्या कैप्टन साहब और सिद्धू साहब का क्या चल रहा है। जिन जिन लोगों को कॉलें आई थी एमएलए को, हमने उनसे बात की, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि इस तरह की बातें चल रही थी। तो राहुल भी बड़े मूड में थे, क्योंकि राहुल को हमेशा लगता रहा है कि कैप्टन ने उनको कभी लीडर नहीं माना, और कैप्टन ने ये कहा भी था कि राहुल अभी पीएम बनने के लायक नहीं है। पिछले चुनाव से पहले, अगर इंडिया टुडे पर ही कहा था, मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं वो सारे रंज हैं, तो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पॉलिटिक्स सब साध रहे हैं। यादवेंद्र जी, सवाल ये था कि कांग्रेस की इस लट्ठम लट्ठे से किन पार्टियों को पंजाब की जमीन पे फायदा होते दिख रहा है? आम आदमी पार्टी, अकाली दल या कोई और? वो तो यहाँ पर देखिए, कांग्रेस वो इक्वेशन क्या क्या किस किस हल्के में या माझा मालवा द्वाबा में जिस जिस तरह से है, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा फायदा आपको मिल जाएगा या अकाली दल को मिल जाएगा। मुझे लगता है ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं पंजाब में। अकाली दल कैडर बेस्ड पार्टी है, 100 साल हो गया अकाली दल को, पुरानी पार्टी है। अकाली दल को भी इसका फायदा मिलेगा और आम आदमी पार्टी को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी एक अंडरकरंट पंजाब में, आप सब जगह जब घूमते हैं तो देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी लोग कहते हैं चेंज वाली जब बात आती है, क्योंकि किसान आंदोलन ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है चेंज का, तो वो चेंज वाली जब बात आती है तो लोग एक लेसर इवल के तौर पर आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं। और अकाली दल का एक कैडर है, अकाली दल सत्ता में रहा है, तो इसका फायदा अकाली दल और आप दोनों को होगा। एक और सवाल आपसे पूछूंगा, फिर राहुल जी के पास चलूंगा। क्या आम आदमी पार्टी ने अपनी वो पजल सॉल्व कर ली है? कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उनका सीएम फेस कौन हो सकता है? क्योंकि पिछली बार भी गरारी वहां अटकी थी, लोगों ने लगभग कंफर्मेशन के स्वर में कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल तो तैयार बैठे हैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए। कोई फेस मिला इनको? इनका भी झगड़ा, शायद ये झगड़ा आप तक ना पहुंचा हो। कैप्टन अमरिंदर, खबरें नेशनल मीडिया में चली जाती हैं सिद्धू वाली, पर आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर काफी झगड़ा चल रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने पहले की 15 तक हम कर देंगे। भगवंत मान ग्रुप के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने, भगवंत मान साइलेंट है, पिछले आप उनका फेसबुक पेज देखिए, भगवंत मान बिल्कुल साइलेंट है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। और भगवंत मान की ये सूत्र ये बताते हैं कि उनकी नाराजगी है पार्टी से, वो साइलेंट बैठे हैं, कुछ प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे वाली जो पिछले टाइम जो ये सबसे बड़ा बना हुआ था कि कौन होगा क्या होगा, वो इस बार भी नजर आ रहा है। इस बार भी भगवंत मान, क्योंकि बहुत पुराने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं भगवंत मान हो, पर बहुत सारे और चेहरों पर भी आम आदमी पार्टी विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो पिछली बार सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था वो इस बार भी बना हुआ है, अगर आम आदमी पार्टी डैमेज होगी तो इस वजह से। और सबसे बड़ा ये है कि कौन उनका चेहरा होगा, क्योंकि क्या वो पॉलिटिकल चेहरा होगा या कोई टाइप चेहरा होगा। सुना है किसान आंदोलन के लीडरों से की उनकी बात हो रही है, बहुत सारे लोगों से उनकी बात हो रही है, तो ये देखना होगा कौन सा चेहरा होगा। पर आम आदमी पार्टी में ये संकट अब भी चल रहा है। राहुल जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे जानना चाहूंगा। आप दिल्ली की सियासत पर नजर रखते हैं। पंजाब के इलेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 दलों के लिए है। बीजेपी तो उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है, क्योंकि वो ग्राउंड अभी उनके लिए बहुत कमजोर है पंजाब का। आम आदमी पार्टी को है कि पंजाब जीत जाएंगे, एक फुल स्टेट मिल जाएगा तो उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। कांग्रेस को है कि अपना डिफेंड कर पाए, अगर कर पाए तो। और अकाली दल की तो पूरी पॉलिटिक्स ही है। दिल्ली में किस तरह की चर्चा है पंजाब की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके, जो नॉन कांग्रेस प्लेयर्स हैं खासतौर पे उनके बारे में? देखिए सौरभ, बीएसपी काफी अच्छा जोर लगा रही है। बीएसपी वहां पे अपना एक रिवाइवल वोट का समझ रही है। देखिए, बीएसपी को मालूम है कि कई रीजन्स पंजाब के ऐसे हैं जहां पे उसकी पैठ बन सकती है। जिसे कहते हैं ना, द बीएसपी वांट्स टू ब्रेक न्यू ग्राउंड देयर। अकाली और बीएसपी साथ में रह चुके हैं एक बार, और वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उस समय पे बड़े बादल साहब हुआ करते थे, और बड़े बादल और छोटे बादल में काफी फर्क है। लेकिन इसके बावजूद बीएसपी वहां पे एफर्ट लगा रही है। हालांकि मैंने अभी कुछ दिनों से नेताओं से बातचीत जो की है, वो थोड़ा सा जो उत्तर प्रदेश में सक्रियता आई है, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो या बीएसपी के बाकी नेता हो या काडर हो, जो उनका जो कंट्रोलिंग काडर होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, थोड़ा उसका अटेंशन यूपी के कारण भटका है। लेकिन बीएसपी काफी दांव लगा रही है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है सौरभ, कि बीजेपी वहां पे जो उसको पता है कि जट सिख में प्रॉब्लम है, उसको दलित में प्रॉब्लम है, मगर एक पंजाबी वोट का कल्टीवेशन के लिए बीजेपी
एक वहां पे पंजाब में स्ट्रेटेजी बना रही है। आम आदमी पार्टी का जो मैंने यहाँ कुछ नेताओं से बात करी, वहां पे उनकी जो क्राइसिस पंजाब में अभी भी चल रही है, वो जैसे कि हमारे वक्ता ने कहा कि वहां पे फैक्शनल वॉर शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही लोगों को दिखता है कि जमीन उपजाऊ हुई है, खेती अच्छी हो सकती है, तो ये बंदर बांट शुरू हो जाती है कि इतना टुकड़ा खेत का मेरा, इतना तुम्हारा। लेकिन एक परेशानी अभी भी मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी को रिजॉल्व करनी है कि पंजाब जैसे राज्य का चाहे लैंप पोस्ट भी आप मुख्यमंत्री बना दें, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के राज्य से। और वो एक बैलेंसिंग एक्ट होगा जो कि बड़ा मेरे ख्याल से सौरभ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से देश में ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जहां पार्टी का जो अध्यक्ष हो वो छोटे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और जो पार्टी का एक नुमाइंदा हो वो मुख्यमंत्री बन जाए बड़े राज्य का। तो एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग जो होगी कैंपेन के दौरान या उसकी अगर सरकार बन जाती है, वो डिलेमा मेरे को लगता है कि अभी भी आम आदमी पार्टी को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलिए, आप दोनों लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी में चर्चा के अंतिम सेशन में मेहमान बन जाएंगे सौरभ द्विवेदी और मेजबान बन जाऊंगा मैं, क्योंकि सौरभ आपकी चुनाव यात्रा चल रही है यूपी में। आज आप पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है जा जा करके लोगों से। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में है, एक दफे हम बात कर चुके हैं आपसे आपके अनुभवों पर, और इस एक हफ्ते में आपने कुछ और जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात की है, बात की है। लेकिन अभी भी आप वेस्ट में ही हैं और बेल्ट आपका फिलहाल चल रहा है मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में। तो एक छोटा सा करेक्शन है, बिजनौर से थोड़ा सा रुहेलखंड भी शुरू हो जाता है, बस। ठीक है, ये मेरा ज्ञान है सौरभ यूपी को लेकर के, माफी चाहते हैं। हाँ, तो पहला सवाल वही है जैसा पिछले बार मैंने पूछा था, माहौल क्या है, और फिर उसके बाद मैं मेरी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं वहां चलेंगे। माहौल बहुत लल्लन टॉप, आदमी अपनी अपनी तैयारी किए बैठा है, और मैं पहली दफा ये देख रहा हूं कि वोटर का फंडा क्लियर है, नाराज है, खुश है, कन्विक्शन सबके पास अपना अपना बहुत है, सबका दिमाग लार्जली सेट है, बोले भले ही ना पब्लिक में। अच्छा, ठीक है। मुझे क्या लगा कि ये भूमिका है। नहीं, मैंने अब निखिल जी, मैंने ये सोचा है कि मैं अब सारगर्भित ढंग से कम शब्दों में अपनी बात रखा करूं। देखते हैं कब तक ये कंट्रोल कर पाते हैं। सौरभ, ये बेल्ट वही है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब हमने 2013 में हिंसा का एक दौर देखा था, ठीक है, लोग उसको अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, जाट वर्सेस मुस्लिम। कोई कहता है कि वो एक बीजेपी का तरीका था ऑफ मेकिंग इनरोड्स इनटू द सो कॉल्ड जाट बेल्ट। अलग अलग चीजें। अभी हाल ही में हमने ये भी सुना कि इन्हीं दंगों के मामलों में केस भी वापस लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या उस मेमोरी को बहुत पीछे छोड़ आया है ये इलाका, या फिर अब भी जो तब की कड़वाहट है वो महसूस होती है आपको जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं? निखिल, उस मेमोरी को पीछे नहीं छोड़ा गया है, और ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। वो मेमोरी डिसाइसिव होगी या नहीं होगी, इसको लेकर द ज्यूरी इज स्टिल आउट, लेकिन लोग भूले नहीं हैं 2013 की वो घटना, 2014 के चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव में। और अगर जाट बिरादरी की बात करें तो पहली बार वो डिसाइसिवली बीजेपी के पाले में आए थे 2014 में। इससे पहले इस वोट बैंक के लिए बीजेपी को चौधरी अजीत सिंह के साथ गठजोड़ करना पड़ता था, ठीक है ना, चाहे वो 2009 का चुनाव हो या दूसरे दलों को भी। तो ये तो एक बात होगी। लेकिन अब जो कई लोगों को लगता है कि किसान आंदोलन का असर रहेगा, वो सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। किसान आंदोलन प्लस गन्ना का 4 साल से रेट ना बढ़ना, प्लस बजाज जैसी कई प्राइवेट चीनी मिलों में भुगतान का अटका रहना, प्लस चौधरी अजीत सिंह की मृत्यु, और मृत्यु से पहले चौधरी अजीत सिंह का मुजफ्फरनगर से करीबी अंतर में, बहुत करीबी अंतर से चुनाव हार जाना, जिसको लेकर कई लोग तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि साहब चौधरी साहब तो जीत रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि पोस्टल बैलेट में जाके वो हारे थे और यहाँ पोस्टल बैलेट की ठीक ठाक संख्या थी। तो ये 4 फैक्टर हैं जो दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको
कंसोलिडेशन दिखता है, लेकिन क्या वो एक तरफा है? माई आंसर इज नो। अगर मैं सिर्फ उस कम्युनिटी की भी बात करूं तो वो एक तरफा नहीं है, और उसकी दो वजह हैं। एक तो वो 2013 वाली बात, दूसरा जहां पर रालोद का कैंडिडेट है वहां उनको कंफ्यूजन नहीं है। जहां पे रालोद सपा के साथ जाएगी और अगर सपा से मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो वहां पे उनका इम्तिहान होगा कि उनका ये वाला एंगर बड़ा है या वो मेमोरी बड़ी है, लोक दल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बड़ी है, जो एक 50% वोटर में है, खासतौर पे जो बुजुर्ग तबके में है, या जो नौजवानों का अपना एक्सपीरियंस है वो बड़ा है। और अभी तो 5 सितंबर को महापंचायत भी है, उसको लेके भी प्रशासन तैयारियों में जुटा है, क्योंकि इस महापंचायत में पंजाब और हरियाणा के भी किसान संगठनों के आने की संभावना है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण इवेंट है। तो सब अमला तैयारी में जुटा हुआ है वहां पे। हम लोग बीते दिन गए भी थे उन तैयारियों को देखने, और स्टांस काफी एग्रेसिव भी है। हम लोग वहां पे बात कर रहे थे तो कुछ दूसरी पार्टियों के समर्थक आ गए, तो झगड़ा भी हो गया, जिसकी वजह से हमें अचानक बातचीत ही बंद करनी पड़ी, क्योंकि अपना बहुत क्लियर है बॉस कि ये लड़ाई झगड़ा करना है तो आप लोग कर लो, आप उसमें जो भी करना है, हम उसमें क्या ही बोलेंगे किसी को, लेकिन हमें वो वाली डिबेट नहीं चाहिए कि हम आपका सर फोड़ देंगे या कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो एग्रेशन क्या विधानसभा चुनाव तक और बूथ के लेवल तक रहेगा? अगर बीजेपी गन्ने का रेट बढ़ा देती है 425 से 450 60 कर देती है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा कि साहब आंदोलन तो जो है वो है, लेकिन अगर एक बार गन्ने का रेट बढ़ गया तो फिर आप देखोगे कि इसकी धार कमजोर हो गई। और रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पोलराइज होता है, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर बाकी लोगों के लिए है तो वो जाट कम्युनिटी के लिए भी है, पहली चीज। और एक तो ये मैंने आपको कहा ही था कि दूसरे पोलराइजेशन भी होते हैं। कहीं कहीं जहां बड़ा क्लियर कॉम्बिनेशन होता है वहां पे वो कंसोलिडेशन दिखेगा। मेरठ कह रहा हूँ, बिजनौर की सीटों पे आपको उसका असर दिखेगा, मुजफ्फरनगर में उसका असर दिखेगा। अगर सहारनपुर में इमरान मसूद आ जाते हैं सपा के साथ तो वहां पे असर दिखेगा सपा और रालोद का, बहुत क्लियरली दिखेगा। तो पश्चिमी यूपी में मुकाबला फिलहाल बराबरी का है, जो मैंने पहले भी कहा था। और चीजें सिर्फ वैसी नहीं जैसी टीवी के ऑप्टिक्स में या बाइट के ऑप्टिक्स में नजर आ रही। हाँ, मतलब इसी ने उस सवाल को पूरा कर दिया। एक्चुअली मैं वो पूछना चाह रहा था क्योंकि इस चीज के लिए अपनी, मतलब इस चीज की अपनी करेंसी है, स्पेशली दिल्ली में, जहाँ पे मतलब थोड़ी छूट लेके ये कह दिया जाता है कि यूपी में फिलहाल बीजेपी फ्रंट रनर है। लेकिन चूंकि आप वहां हैं तो मैं कैटेगोरिकली, मतलब मैं अलग से पूछना चाहता था कि क्या आपको वाकई ऐसा लग रहा है मैदान पर भी? देखिए, मैंने कहा ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल टर्फ है, ठीक है। वो न्यूमेरिकली भी अगर आप देखेंगे, जो कास्ट और रिलीजियस कॉम्बिनेशन होते हैं उसके हिसाब से भी, और सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन किसी के लिए भी मामला एक तरफा नहीं है, और अभी चुनाव में वक्त है, ठीक है। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना होगा। सौरभ, आप सहारनपुर भी होके आए हैं और एक दर्शक हमारे जानते हैं बीएसपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और अभी जब हमारी पहले भी बात हो रही थी कि बीएसपी के विचार ने जो एक नई शक्ल लेने की कोशिश की, वो एक फिनोमेना, मतलब वो पूरा डेवलप अभी होना बाकी है। चंद्रशेखर, इन दोनों को लेकर के वहां पे किस तरह का फीडबैक आपको लोगों से मिला? क्या बसपा अब भी इस बेल्ट में एक्टिव है? क्या चंद्रशेखर जितने वोकल टेलीविजन पे हमको दिखते हैं, क्या मैदान पर वो जाकर के लोगों से मिलते हैं? क्या लोग उन्हें जानते हैं? क्या जिस तरह की बातें चंद्रशेखर करते हैं लोग उनसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे तब तक उनका क्रेज था। लोगों को लग रहा था कि ये नया अम्बेडकराइट यूथ आइकन है, और उससे मायावती के पॉलिटिकल बेस को भी कोई डायरेक्ट चैलेंज नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है कि अब ये चुनावी मुकाबले में है, इन्होंने आजाद समाज पार्टी बना ली है, तो इसीलिए हम सहारनपुर गए थे यही देखने के लिए। और ये बात मैंने अपने ब्लॉग में भी कही थी, यहाँ भी कहूंगा कि दलित वोटरों के बीच जो मायावती या बसपा का होल्ड है वो अभी कमजोर नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये देखना दिलचस्प होगा कि सहारनपुर जैसी जगहें क्यों बीएसपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करती थी, कि मुस्लिम्स का एक तबका था जो टेक्टिकल वोटिंग किया करता था कि अच्छा कौन बीजेपी के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट है, और जो दलित वोट बैंक है उसमें भी जाटो वो एक एश्योर्ड वोट बैंक हुआ करता था। ठीक, अब ये दो हो गए,
मुस्लिम देख रहा है कि कहाँ जा रहा है, जाटव एक हो गया, और तीसरी अगर एक कास्ट जुड़ गई, सैनी जुड़ गई, कश्यप जुड़ गई या कोई जुड़ गई, तो वो रूरल एरिया में एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता था। ठीक है, लेकिन अभी वो बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में अब लोकसभा चुनाव से और आगे देखें तो वो बसपा को उतने बड़े पैमाने पर विकल्प की तरह नहीं देख रहे। देयर चॉइसेस आर वेरी क्लियर। मतलब आप रैंडमली अगर कोई भी व्यक्ति हमारे इलेक्शन वीडियोस देख रहा होगा तो उसको बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आएगी। तो इस वजह से वहां पे थोड़ा सा रीअलाइनमेंट हो रहा है। बसपा का 10 से 12% वोट अभी भी इंटैक्ट रहेगा, ऐसा हमें लगता है। आजाद समाज पार्टी को लार्जली वोट कटुआ के तौर पर देखा जा रहा है अभी, और जो बीएसपी के या मायावती जी के हार्डकोर सपोर्टर है वो तो ये इसको बिल्कुल एक कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह पेश कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी अपने आप को, और चंद्रशेखर युवा है ना, एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उनकी। मैं कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि कोई भी मामला आता है, चाहे उत्तर प्रदेश में या पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी, तो भीम आर्मी के लोग तुरंत एक्टिवली पहुंचते हैं। पर आपने के लिए गौर करिए, आप महाराष्ट्र से आते हैं, कि दलित पैंथर्स वो अपने आप में एक पॉलिटिकल इकाई नहीं थे, वो पॉलिटिकल इकाई को बैकिंग किया करते थे, जैसे आरएसएस की बीजेपी को बैकिंग है। तो जब तक भीम आर्मी उस रोल में ठीक था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की दुविधा यह है कि उनको बीएसपी में वो स्पेस नहीं मिल रहा। अगर मायावती मतलब खैर मैं तो कौन ही होता हूँ किसी को सलाह देने वाला, पर मुझे लगता है कि अगर मायावती को लॉन्ग रन में पॉलिटिक्स करनी थी तो उन्हें भीम आर्मी या चंद्रशेखर जैसे नौजवानों को अकोमोडेट करना चाहिए था। दिस इज हाउ इट वर्क्स ना, ये आप जो भी उभर रहे हैं नए नए नायक, उनको आप एकोमोडेट करो। वो बोथ वेज काम करता है। अगर आपको धार कुंद करनी है तो भी आप अपने इकोसिस्टम में एकोमोडेट करके कर सकते हो, या आपको प्रोजेक्ट करना है तो भी कर सकते हो। और देर सवेर तो आप हर पार्टी अपनी दूसरी पांत तीसरी पांत के लीडरशिप को तैयार करती है ना। तो मीडिया में थोड़ा ज्यादा हल्ला है, ग्राउंड पर उतना हल्ला नहीं है। एक बहुत छोटा सवाल मुझको जयंत चौधरी को लेकर भी पूछना था, सिंस इससे फिर आप और आगे निकल जाएंगे मेरे ख्याल जाट बेल्ट से बाहर। आप महापंचायत की बात कर रहे थे जो 5 तारीख को होने वाली है, ऑन रिकॉर्ड हैं टिकैत, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की इच्छा वो रखते हैं जिसे सरकार रोकना चाहती है। इसी तरह की जो किसान पंचायतें थी उन्होंने एक तरह से रिवाइव किया जयंत चौधरी को हमारे लिए, जो दिल्ली में न्यूज देखते हैं और फिर उसको एक तरह से रीपैकेज करते हैं दर्शकों के लिए बुलेटिन की शक्ल में। चौधरी साहब जो शब्द हम बोलते हैं वो उनके पिता के लिए ही इस्तेमाल होता है, छोटे चौधरी, छोटे चौधरी जी। तो उनका कितना कनेक्ट आपको मतलब वो महापंचायत वाली वाइब अभी तक वो कैरी कर पाए हैं, या फिर वो एक समय था जो बीत गया? देखिए ये क्रमशः वाला मामला है ना। जैसे हम कोई भी डायनेस्टी देखते हैं तो वो शुरू होती है, वो रूज पे जाती है और डाउन आता है। तो जिस तरह का कल्ट, जिस तरह का श्रद्धा भाव मैंने लोगों के बीच चौधरी चरण सिंह को लेकर देखा, और सिर्फ जाट समाज में नहीं, दूसरे समाजों में भी, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो और प्रेजेंट कास्ट हो। तो चौधरी अजीत सिंह सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन थे, और वो जब आए तब तक चौधरी चरण सिंह का एक पॉलिटिकल पीक हो चुका था जो 60s में शुरू होता है और 80 तक चलता है ना। और तो चौधरी चरण सिंह की विरासत को उतनी मजबूती से अजीत सिंह कैप्चर नहीं कर पाए। चौधरी चरण सिंह पूरे उत्तर प्रदेश के नेता थे, बिहार के भी नेता थे, हरियाणा के भी थे। चौधरी अजीत सिंह मुलायम सिंह यादव के हाथों विधायक दल का चुनाव हारने के बाद क्रमशः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता बन के रह जाते हैं। और ऐसे में अगर मैं रालोद के ही एक समर्थक के शब्दों में कहूँ, जी हम तो छोटी पार्टी हैं, तो हमें तो अलाइनमेंट देखना ही होगा अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए, फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, या जो कहा जाता है 2011-12 में कि साहब कांग्रेस साथ क्यों गए, तो वो जाटों के लिए आरक्षण का मुद्दा हो, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो एक जो वर्ग है, मतलब अगर आप तुलना के स्तर पे कहें तो भारतीय किसान यूनियन का उतना माइट नहीं है, मुजफ्फरनगर के कुछ पॉकेट्स में है, वो जलवा रालोद का ही है जो आपको पंचायतों में दिख रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वो जलवा रालोद का ही है। और रालोद चुनाव भले ना जीत पाई हो अभी 2014-2019 में, लेकिन उनका एक वोट बैंक है, ठीक है। अब होता यह है कि वो इतना असर्टिव वोट बैंक है कि बाकियों को साथ नहीं ले पाता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इतनी उनकी एग्रेसिव है कि बाकी लोगों को लगता है कि अरे नहीं ब्रो, ये अपना हो गया, जैसे तुम बोलते हो ना। तो वो एक मसला है। तो जयंत चौधरी के सामने अभी समस्या और पॉलिटिकल चैलेंज यही है
कि वो कौन सा नैरेटिव हो, वो कैसे रिप्रेजेंटेशन हो जिसमें दूसरी जातियां भी उनके साथ प्रमुखता से जुड़े। सिर्फ वो उस पर नहीं, और इसके लिए जयंत चौधरी काफी रीच आउट प्रोग्राम चला भी रहे हैं, सक्रियता मतलब दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो अब ये इस पर निर्भर करता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सपा के साथ अलाइनमेंट, और उसके अलावा एक जो खुसर खुसर चल रही है कि साहब सपा साथ आ जाएगी, रालोद साथ आ जाएगा, महान दल साथ आ जाएगा, है ना। तो मौर्य समाज की थोड़ी आस्था है उसके प्रति। और कौन साथ आएगा? क्या कांग्रेस भी साथ आ सकती है? कोई और भी साथ आ सकता है? तो वो अभी एक चीज चल रही है। पर हाँ, एक पॉलिटिकल माइट है, लेकिन वो चूंकि इलेक्टोरल सक्सेस में नहीं दिख रही है, तो वो एक ग्रज भी जमा हो रहा है। जैसे मुझे लोग बोले कि साहब हमको बड़ा अफसोस हुआ कि हम छोटे चौधरी को, यानी कि चौधरी अजीत सिंह को आखिरी चुनाव नहीं जितवा पाए। तो है ना। और आज जिन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को किसान आंदोलन का चेहरा बताया जा रहा है, मुझे मुजफ्फरनगर में बहुत लोगों ने बताया कि टिकैत फैमिली ने संजीव बालियान को सपोर्ट किया लोकसभा चुनाव में, जब चौधरी अजीत सिंह वर्सेस संजीव बालियान हुआ मुजफ्फरनगर में। ये बात कही गई, है ना। बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, कुछ ऑन कैमरा कुछ ऑफ कैमरा। तो अभी यहाँ चर्निंग चल रही है। पर जो मैंने आपको तब बात कही कि अगर गन्ने का रेट बढ़ जाएगा तो चीजें थोड़ी बदल भी सकती हैं। ठीक है, चर्निंग चलती रहे, आप भी चलते रहें, और चलता रहे ललन टॉप यूपी का चैनल, जहां पे हम क्या हाल है यूपी के तमाम वीडियोस देख सकते हैं। हम भी देखते हैं, हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी देखें। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं। एक चीट शीट हम यहाँ शेयर कर देंगे। सौरभ ये बता दें कि आप अब कहाँ कहाँ होने वाले हैं, ताकि लोग फिर फोन करते रहते हैं वो कि कहाँ होंगे कहाँ होंगे। बहुत लोग नंबर मांग रहे थे मुझसे, मुझे देखो अभी भाई, सुबह भी फोन आया। हाँ, तो सबसे पहले तो जो निखिल ने कहा कि लल्लन टॉप यूपी पे आओ, क्योंकि मौज वाले वीडियो वहीं मिलेंगे, वो मेन लल्लन टॉप पे नहीं मिलेंगे। लाइव भी लल्लन टॉप यूपी पे मिलेगा, और जो ब्लॉग होते हैं एकदम रूम में बैठे हुए हैं, आराम से बतिया रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई दिन के किस्से बता रहा है, वो सब आपको लल्लन टॉप यूपी पे मिलेगा। नए प्रयोग कर रहे हैं कुछ हम वहां पे। एक चीज वो है। दूसरी चीज, शनिवार को नेता नगरी रिलीज होता है। शनिवार को हम अमरोहा में होंगे, उसके बाद हापुड़ में होंगे रविवार को, फिर एक दिन की छुट्टी लेंगे, और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर करेंगे 2 दिन नोएडा। उसके बाद हम बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद हाथरस, हाथरस के बाद मथुरा, और फिर आगरा। तो यहाँ तक का हमने रूट बता दिया है। उसके बाद फिर फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, संभल, वो फिर वापस से ऊपर चढ़ेंगे। ऐसा रूट रहेगा, है ना। और और अभी हल्का आप फुल्का जी, हाँ, नहीं अभी बोलिए बोलिए प्लीज हाँ, बोलिए। मैं कहा कि अभी आगरा तक का रूट मैंने इसीलिए दर्शकों को बता दिया है, अगले 1-1.5 हफ्ते का। हाँ, और हल्का फुल्का 19-20 होता रहता है, उसके लिए फॉलो कीजिए हमारे ट्विटर टाइमलाइन को। वहां पे सुबह सुबह आपको वो ट्वीट्स मिलेंगे जिनमें जानकारी होगी कि सौरभ आपको उस दिन एग्जैक्टली कहाँ मिलेंगे। लल्लन इनका टॉप एक यूपी के यूट्यूब चैनल पर भी वो कार्ड डाला जाता यहाँ है। पर भी कार्ड डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये रही बात। ऑन दैट नोट हम फिर से रखवाले निकल रहा था। नेता नगरी के इस सेगमेंट को पूरा कर रहे हैं और चल रहे हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही, जिसमें होते हैं दर्शकों के सवाल और सौरभ द्विवेदी के जवाब। ये रोहन का सवाल मतलब वैसा है, बच्चे पूछते रहते हैं, लेकिन ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, अगर वोटिंग राइट पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे दिया जाने लगे तो क्या सोसाइटी और पॉलिटी बेहतर हो जाएगी? नो, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि एज अ स्टेट हम अभी ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि इस देश का हर गरीब मुफ्त और अच्छी शिक्षा तक पहुंचे। जब तक स्टेट ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, स्टेट को कोई हक नहीं है इस तरह का कोई कानून बनाने का कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको वोटिंग का राइट ना मिले। अगला सवाल सौरभ मितेश का है, और मितेश ने सबसे ज्यादा वाइडली डिस्कस्ड जो मुद्दा रहा है उसके ऊपर सवाल पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि आपके क्या विचार हैं जो जलियांवाला बाग का जो रिसेंट रेनोवेशन हुआ है, जलियांवाला बाग साइट का मेमोरियल को रिनोवेट किया गया है, एक ऐतिहासिक स्थल के रेनोवेशन की क्या जरूरत थी, ये मितेश ने पूछा है। इस पे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। उसके पहले एक डिस्क्लेमर भी कि मैंने हल्का फुल्का, क्योंकि मैं इलेक्शन की यात्रा बहुत हेक्टिक होती है, बहुत ज्यादा। यू हैव टू ट्रेवल एवरी डे, यू हैव टू मीट पीपल एवरी डे, देन यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम होटल टू होटल। तो वो जो एक अंग्रेजी में कहा है कि लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस, लिटरली वो हो रहा है। तो मैंने
बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, पहली चीज। बेसिक जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हिस्टोरिकल जगहें हैं उनके मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए प्रिजर्व किया जाना चाहिए, और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हुमायूं का मकबरा, जिसे आगरा खान ट्रस्ट ने रिस्टोर किया। जैसा था, जिस कलर में था, विद्वानों को बुला के, हुनरमंद लोगों को बुला के वैसा का वैसा किया गया। दीवार के ऊपर सीमेंट थोप देना, लखौरी ईंटों के ऊपर कुछ और कर देना, ये रेनोवेशन नहीं है। मैं इसके खिलाफ हूं अपनी सीमित समझ में। हम जहां भी जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, अभी हम गए, हमारे एक दोस्त हैं अनुराग, उनके घर गए हम, वो रहते हैं छपरौली में। तो ऐसे उनका पुरानी सी बैठक खाना बना, वो लकड़ी की शहतीरें और वो सब लगी। आंटी बोली हाँ बेटे अब इसको बदल रहे हैं। हमने कहा आंटी बिल्कुल मत बदलना। तो वो बोली हाँ बेटा, अनुराग भी यही कहता है, बिल्कुल मत बदलना। तो जो चीजें पुरानी है वो यूनिक है, उनकी मजबूती का ख्याल रखा जाए। अगर आपको लग रहा है, जैसे हम वो बोध गया में सब जगह वृक्ष देखते हैं, तो जब लगता है कि शाखाएं कमजोर हो गई तो नीचे से पिलर दिया जाता है, लोहे का सपोर्ट दिया जाता है। पर जहां तक हो सके उसके मूल स्वरूप को बचा के रखें। लेकिन क्या हम ये कह रहे हैं कि वहां पे बेसिक सुविधाएं ना हो किसी भी दर्शनीय स्थल में मूल स्वरूप को बचाने को लेके? तो वो भी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत विरोध करते हैं काशी कॉरिडोर का। मैं काशी कॉरिडोर का बाय एंड लार्ज, कुछ वहां पर कमियां हैं, पर मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स का समर्थन करता हूं कि आप मूल स्वरूप को बनाकर रखिए और नए ढंग से चीजों को उसमें एड ऑन भी करते रहिए, लेकिन उस एस्थेटिक को बिगाड़े बगैर। अब कल को कोई कहे कि साहब जमाना बहुत बदल गया, अब सोमनाथ मंदिर जो है करोड़ों की आस्था का प्रतीक है, वो तो पुराने ढंग से बना हुआ है, जैसा 50s का आर्किटेक्चर था सब था। तो कुछ चीजें अपने मूल स्वरूप में ही अच्छी लगती हैं। तो इसके लिए बहुत एक्सपर्ट चाहिए। और हिंदुस्तान में निखिल इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, इतनी ऐतिहासिक महत्व की, धार्मिक महत्व की चीजें हैं कि हम उनको रिस्टोर, प्रिजर्व और एक सही रास्ता निकालें। जहां पे है कोई अतिक्रमण कर लिया, उसको आप प्लीज हटा दीजिए, बहुत सख्ती से हटा दीजिए। ठीक है, बहुत जमीन है सरकारी जहां आप उन्हें बसा सकते हैं। इन महत्वपूर्ण जगहों के इर्द गिर्द अतिक्रमण, गंदगी, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स हो सकते हैं। तो इनका फेस लिफ्ट होना चाहिए, लेकिन फेस लिफ्ट के फेर में ऐसा ना हो कि फेस पे प्लास्टर पोत दिया जाए। अगला सवाल है अर्पित सिंह का। अर्पित सिंगल, माफ कीजिए। अर्पित सिंगल पूछ रहे हैं कि हमारे जो छोटे राज्य हैं देश के, उन्होंने उनका स्मॉलर इलेक्टोरल उनका फुटप्रिंट होता है, तो उसके लिए वो हमेशा सफर करते आए हैं। क्या हमें एक ऐसे सिस्टम के बारे में विचार करना चाहिए जहां पे परसेंटेज ऑफ सीट्स वन, जिस फीसद में आप सीट जीतेंगे उससे पार्लियामेंट में मेजोरिटी डिसाइड होगी? इसमें हमने निखिल पहले भी बात की है कि ये नंबर गेम का कर्स है अनफॉर्चुनेटली, और जो मेजोरिटेरियन एटीट्यूड है कि नहीं अब तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं तो यही होगा। जो दक्षिण के राज्य लगातार कह भी रहे हैं, जब भी संसद में सीटें बढ़ने की बात आती है कि भाई हमने जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी ढंग से काम किया। आप सीटें अगर जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाओगे तो दक्षिण का रिप्रेजेंटेशन और कम हो जाएगा। उनकी फॉल्ट क्या है ना? और जिसका रिप्रेजेंटेशन कम होता है पॉलिसी में उसका से भी कम होता है। तो मुझे तो लगता है कि सरकारें तो जो कर रही है वो कर रही है। भारत के नागरिकों को भी पूर्वोत्तर के राज्यों में नए सिरे से दिलचस्पी लेनी चाहिए, वहां से रास्ता खुलता है। एक बार जब लोग जाने लगेंगे ना तो परसेप्शन भी बदलता है। और नरेंद्र मोदी सरकार की जो कुछ एक अच्छे काम है उसमें ये तो है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कई बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, बॉर्डर स्टेट है जो कि वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो सड़क का काफी काम हुआ है। नहीं, ये चीज तो हम आप अगर असम चुनाव यात्रा के वीडियोस उठा करके देखें दर्शक, जो दोनों टीम्स गई थी वहां पे, आप अगर उसमें कहीं पे भी A to B जाने के शॉट्स होंगे तो आपको या तो सड़क बनी हुई दिखाई देगी या तो सड़क बनती दिखाई देगी। और जितने लोगों से ये सवाल पूछा गया होगा कनेक्टिविटी पे, वो या अगर हम नहीं पूछते तो वो खुद कहते थे कि यार यहाँ कनेक्टिविटी का बड़ा इशू था। मैं सौरभ कछार में था, मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट, सिलेटी कल्चर, लोगों ने आके खुद कहा कि एक काम जो बीजेपी का बढ़िया था वो कनेक्टिविटी था। तो वो तो मतलब फ्रॉम फैक्ट आप कोट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के रेफरेंस में, मैं असम की बात कर रहा हूँ। आखिरी सवाल हम मधुरेंद्र का ले रहे हैं। इन्होंने बड़ा मतलब इसको क्या कहते हैं, मिर्च मसाले वाला सवाल पूछा। ये पूछ रहे हैं कि क्या अमित शाह स्टेट लीडरशिप्स को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या ओबीडियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी या संघ के पास मोदी के बाद
उनके अलावा कोई और विकल्प ना हो। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई विनिंग इलेक्टोरल फेस आज की तारीख में नहीं है। ये मुझे 2 हफ्ते की ही यात्रा में समझ में आ गया, जो मास अपील की बात है। बाकी जी। क्लास कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन सब अपनी जगह हैं, लेकिन अगर बीजेपी अपने स्ट्रेंथ पे खेलेगी तो एज़ ऑफ नाउ योगी ही उनके लिए उनका फेस है, उनका विकल्प है। ये चीज़ आला कमान को भी समझ में आ गई होगी, है ना? तो इस तरह की बातें लगातार चलती रहती हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी में भी एक ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे शिवराज सिंह चौहान है, वो अमित शाह से बहुत सीनियर है ना? जी। नरेंद्र मोदी के समकक्ष हैं। और और जो दूसरे हैं, तो जो नए आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अमित शाह हो, कोई भी लीडर हो, यही चाहेगा कि वो उनके सिर पर सलार बन के रहें, उनके यस मैन बन के रहें, ताकि भविष्य में उनकी दावेदारी मजबूत रहे। जो नंबर 2 होता है, वो इन वेटिंग भी होता है ना? नोबडी वांट्स टू बी अ परमानेंट नंबर 2, है ना? तो ये बातें कही जाती हैं बार-बार, लेकिन संघ और बीजेपी की अपनी गति है, और संघ खास तौर पर बीजेपी के लिए वैसा काम करता रहता है जैसा नसीर भाई और ओमपुरी साहब करते थे मकबूल में, आग को पानी का डर बने रहना चाहिए, मुंबई जी। की कुंडली बनाते हुए। तो वो बैलेंस गेम आरएसएस को आता है। मतलब जब वो मोमेंटम में होते हैं तो ऐसा होता है ना कि अच्छा टीम प्लान कुछ था, लेकिन अभी मार रहा है वीरू तो मारने दो, मुल्तान है ये। है ना? तो वो जब तक वीरू मार रहा है तब तक मुल्तान है ये है। जिस दिन वीरू नहीं मार पाएगा उस दिन ड्रॉप भी होगा। है ना? तो ये वो वाला खेल है। चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह सौरभ दें या मैं दें, उससे पहले एक जरूरी ऐलान हम आपसे बांटना चाहते हैं। हमारी दोस्ती कुकू एफएम से हुई, आप जानते ही हैं, जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं नेता नगरी में भी, रट वाले के और प्रेजेंटेशंस में भी। वहाँ आपको अच्छी डील मिल रही थी पहले। अगर आपकी हमारे से दोस्ती है, आप हमारे व्यूअर हैं, तो वो डील थोड़ी सी बेहतर हुई है। कुकू एफएम ऐप अगर आप डाउनलोड करके उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो 5 सितंबर के रोज आप 50% तक की छूट ले सकते हैं। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपको ये तोहफा दिया जा रहा है, अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो। इसके लिए आपको LEARN 50 ये कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लर्न 50 वाली डील तो आपको आप समझ ही गए होंगे, हमारे बताने से। एक पुरानी डील वो अब तक चल रही है, LT20, जिसमें आप कोड इस्तेमाल करते थे, वो भी लागू रहेगी, चलती रहेगी। कोको एफएम पर अब आप और एक नई पेशकश पढ़ सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री द अनटोल्ड स्टोरी और कास्ट इन इंडिया बाय BR अम्बेडकर। इस तरह की किताबें हैं वहाँ पे। तो अगर आपके इस तरह के एकेडमिक इंटरेस्ट हैं, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, या पॉलिटी को लेके, या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अलग अलग आपकी दिलचस्पियां हो सकती हैं, उससे मिलती जुलती किताबें कुकू एफएम पर हैं, ऐप पर। और ऑडियो बुक्स हैं, आपको पन्ने पलट पलट के नहीं पढ़ना होता है। अगर आप ऑडियो बुक्स से आपकी दोस्ती है, काम करते करते आप कुछ सुनना पसंद करते हैं किताब से तरीका, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कुकू एफएम के इस मैसेज के बाद अब आपकी बारी है सौरभ बताने की कि क्या है आपकी फुर्सत की सलाह। कोई सलाह नहीं निखिल, मेरी सलाह ये है, जब 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 मौका लगे सो जाओ। नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए 7 घंटे की नींद एक लग्ज़री हो गई है। मैं 2 हफ्ते में सिर्फ़ 1 दिन 7 घंटे सोया हूँ। तो मेरी फुर्सत की सलाह यही है कि रात दिन गर्दिश में है, साथ आस-पास हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएँ क्या? तो भैया नींद पूरी करो सौरभ द्विवेदी अपनी। सर सलामत तो सल्तनत हज़ार। स्वस्थ रहोगे तो चुनाव की बहुत सारी रिपोर्टिंग करोगे, लेकिन लालच है, और कहा जाता है कि लेकिन के पहले का सब परहेज। लालच है कि जाता नहीं है। एक और व्यक्ति से मिल लें, एक और गाँव हो लें, एक और आदमी की बात सुन लें, एक और तजुर्बा कर लें। तो वो द्वंद चलता रहता है, पर मुझे लग रहा है कि हम लोगों का शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है। तो मेरी फुर्सत की सलाह इस हफ्ते खुद को है कि बेटा प्यारे, फुर्सत को तलाश लो, तभी ठीक है। मेरी फुर्सत की सलाह भी यही है कि अगर जिनके साथ आप काम करते हैं, अगर उनकी इच्छा सोने की है, तो आपको भी सोने का ऑप्शन चुनना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं, एक दिन कपड़े धोने के लिए, एक दिन थोड़ा बहुत घूमने वूमने के लिए, सोने के लिए। तो सोना चाहिए, सौरभ जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर आपके पास में टाइम है, थोड़ा सा टाइम है देने के लिए, तो आप 2 फिल्में देख सकते हैं। इनफैक्ट एक पहली चीज जो उसके कंटेंट के लिए देखी जानी चाहिए, वो है द ब्रिज ऑन रिवर क्वाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बर्मा
के कैंपेन की बात है उसमें, जिसमें जापान और अंग्रेज फौज की लड़ाई हुई थी और अंग्रेज फौज शुरुआत में हारी थी। तो बर्मा आने से पहले की बात है इनफैक्ट। तो जब हार गए फौजी, जापान की कैद में थे, तब उनके साथ में क्या हुआ, तो क्वाई दरअसल नदी का नाम है, उसके ऊपर उन्हें एक पुल बनाने का काम दिया गया। और उस पुल को उन्होंने कैसे बनाया, कितना अच्छा बनाया या नहीं बनाया, और बनाने में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आए। एक जीती हुई फौज है, कम से कम तब तो लग ही रहा है, एक फौज, दूसरी तरफ फौज है लेकिन वो हारी हुई है, उसने सरेंडर किया है आपको, या आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। दोनों साइड्स कभी भी अपने फौजी होने को पीछे नहीं छोड़ते हैं, जिस भी विचार परंपरा से वो आते हैं। तो आप उसमें उस कहानी को भी देख सकते हैं जो एक सत्य घटना से प्रेरित है, और ये भी देख सकते हैं कि कैसे फौजी अपना कैरेक्टर बचा के रखते हैं। दूसरी फिल्म जिसको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है मॉन्स्टर सिंह। बड़ी प्यारी फिल्म है, मैं कई बार देख चुका हूँ। अभी मैं देख रहा था संडे को, पिछले ही, आधी देख के छोड़ी है, पूरी करूंगा इस संडे। अच्छी फिल्म है, प्यारी फिल्म है। अगर आप देखना चाहते हैं, डिज्नी पिक्सार टाइप के शौक हैं आपके, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। ऑन दैट नोट हम खत्म करते हैं नेता नगरी का ये एपिसोड। शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने इतने लंबे एपिसोड्स हमारे अब तक के देखे हैं, इस एपिसोड को भी देखते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।